नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। स्टार्ट करें? यस सर। एंड डोंट मिस माय न्यू माइक। ठीक है। तो चैप्टर आ गया हमारे सामने, मैनर ऑफ पेमेंट का। बहुत ही सरल तरीके से जो अमेंडमेंट हैं उनको हम देखकर चलेंगे, और वो भी कम समय में। अगला चैप्टर है आपका मैनर ऑफ पेमेंट का। इसमें क्या लिखा है? इसमें जो पहली बात आती है वो कुछ इस तरह से आती है। यहाँ पर एक सर्कुलर आया हुआ है। सर्कुलर का नाम याद रखना आवश्यक नहीं है। और सर्कुलर्स जो होते हैं वो कोई नई चीज़ हमें नहीं बताते हैं। जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें जब इंडस्ट्री को कुछ एक कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं तो उनका समाधान देने के लिए बेचारे चले आते हैं, बोर्ड का सर्कुलर आ जाता है। तो पहला पॉइंट ये निकल के आया कि भाई ये बताओ, यूज ऑफ ई कैश लेजर क्या होता है? ई कैश लेजर को हम किन किन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बताइए। ये यूज़ हो सकता है सर। पहला ऑप्शन हमारे सामने आता है, आउटपुट टैक्स के लिए क्या हो सकता है। दूसरा, जो इनपुट टैक्स होता है, बेसिकली जब आरसीएम की लायबिलिटी आती है तो वी आर पेइंग इनपुट टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्या उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है? क्या ये इंटरेस्ट के लिए, पेनल्टी, फाइन, एस्थेसी अंडर दिस एक्ट? तो जवाब कुछ इस तरीके से है। इसके लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ। अंडर दिस एक्ट जो भी आपको पे करना बनता है सब का सब ई कैश लेजर से पे ऑफ किया जा सकता है। अगला प्रश्न आता है इसी के अंदर कि भाई साहब एक बात और बताइए कि ये जो अपना होता है ना, क्या बोलते हैं, भगवान झूठ ना बुलाए, ई क्रेडिट लेजर। देखा मेरा कमाल, कितनी आसानी से मैं लिख सकता हूँ। जो मेरा ये ई क्रेडिट लेजर है, इसका इस्तेमाल किन किन कामों के लिए हो सकता है? क्या आउटपुट टैक्स के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, और या क्या इनपुट टैक्स जो रिवर्स चार्ज में है उसके लिए? नहीं नहीं नहीं। एज पर सेक्शन 49 उसमें साफ लिखा था, इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, दैट्स इट, ऐसे की तैसे। बाकी किसी के लिए भी ये इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो मुझे बताओ, क्या आपने इसमें कुछ नया पढ़ लिया? ये तो पहले से जानते थे आप लोग। भाई यही बात सर्कुलर ने यहां पर आकर हमें बताई है। तो पहला पॉइंट ये हो गया अपना, और दूसरा पॉइंट मैं देता हूं इसको ऐसे करके, या एक ही पॉइंट में रहने दूं, एक में रखते हैं चलो। अगला नंबर आता है आपका यहाँ पर, रीडिंग में एक साथ कराऊंगा, पहले मन की भड़ास निकाल लेते हैं कागज पर। जब किताब सामने होती है और वहां से रीड करूं, समझा यार मेरी समझ का बाहर का मुद्दा है, पहले अपना दिमाग तो इस्तेमाल कर लें कि हमें क्या आता है। नंबर 2 पर आजा मेरे भूरा, यहां पर तू, और ऐसे करके आगे है ट्रांसफर एन ई कैश लेजर। ई कैश लेजर तो मैंने आपको पहले दिखा रखा है ना, है ना? हाँ। तो आप एक देखते हैं, आ जाओ जरा। gst.gov.inवा सर्विसेज पे लॉगिन कर लूँ। लॉगिन किया हमने, चल भाई, शाबाश शाबाश, खींच खींच खींच, गुड। ये है 344, क्या है 344151, ऐसे करके ये हो गया। यहाँ पर आकर सर्विसेज पे जाते हैं, पेमेंट्स पे जाते हैं, क्रिएट चलान कर देते हैं। तो देखो ऐसा होता है आपका ये जो ई कैश लेजर में ना अलग अलग पॉकेट बनी हुई होती हैं, माइनर हेड और मेजर हेड।
ये वाले माइनर हेड हो गए, ये वाले आपके ये वाले मेजर हो गए, ये वाले माइनर हो गए अपने, ठीक है। तो टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फीस है, अदर्स हैं, ये टोटल आ जाता है। सीजीएसटी का, आईजीएसटी का, एसजीएसटी का, ये सारी बात अपनी यहाँ पर बताई जा रही है। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आना जरा, सर्विसेज लेजर, ई कैश लेजर और फाइल जीएसटी पीएमटी 09, इस पे मैंने किया क्लिक, तो ये ऐसे करके होता है। इस समय आप देख रहे हैं मेरे कंपनी के ई कैश लेजर में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये तो वॉलेट की तरह होता है ई कैश लेजर। जब मुझे जितनी ज़रूरत होती है उतना फंड मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र करता हूँ, वरना ये ऐसे पड़ा रहता है, ठीक है। अब इसकी खास बात ये है कि इसमें जितनी पॉकेट्स बनी हुई है ना, ये जैसे टैक्स की, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी वगैरह वगैरह, आईजीएसटी, सीजीएसटी जो बने हुए हैं अपने, तो जिस पॉकेट में जितना पैसा है वो उसी काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। रो और कॉलम को मिलाकर देखो, जैसे मैं सेकंड नंबर के कॉलम पर आता हूँ और थर्ड रो में देखता हूँ, तो सीजीएसटी की फीस, यहाँ पर जो पैसा पड़ा हुआ होगा वो सीजीएसटी की फीस के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक सेल से दूसरे सेल में फंड ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता? तो उसके लिए द आंसर इज यस। हमें यहाँ पर जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है और हम इसे ट्रांसफर कर पाते हैं। तो मान लीजिए करते कैसे हैं सर, ये अपना मेजर हेड आ गया जिसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी, और भाई कौन से ये सेलेक्ट कीजिए, माइनर हेड में ये सेलेक्ट कीजिए, टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, कौन से सेल को, जैसे रो और कॉलम हमने बता दिया, तो हमने कहा आईजीएसटी के इंटरेस्ट में से हमें देना है, तो आईजीएसटी का और ये इंटरेस्ट, पहला कॉलम सेकंड रो, इस सेल में से अगर मुझे ट्रांसफ़र करना है तो फ्रॉम ये आ गया। अब हालांकि मेरे पास ज़ीरो बैलेंस है वहाँ पर, और अगर कुछ बैलेंस होता जितना भी होगा वो ऑटो पॉपुलेट अमाउंट वाले में आ जाएगा। और कहाँ ले जाना है आपको, कौन से सेल में ले जाना है? मैंने कहा भाई साहब मुझे ले जाना है सीजीएसटी के इसमें ले जाना, इंटरेस्ट के अंदर मुझे वो पैसा ले जाना है सर जी। तो जितना भी आपको ले जाना है वो अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद में आप इसे सेव करेंगे, सेव करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपका पैसा एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। आगे बात समझ में? हाँ सर जी। तो मैं यही आपसे यहाँ डिस्कस करना चाह रहा था कि ट्रांसफ़र की जब बात कर रहे हैं हम इन ई कैश लेजर, तो कैसे कैसे, मान लीजिए ये है आपका ABC प्राइवेट लिमिटेड करके है। ठीक भूरा? हाँ सर एकदम ठीक है। और इसके ना दो अलग अलग रजिस्ट्रेशंस हैं ऐसे ऐसे करके। एक तो हो गया अपना इधर आकर ये उत्तर प्रदेश में हो गया, एक हो गया हरियाणा में है, और अब अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है, इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में एक दीवार है ना। हालांकि आपस में इन दोनों को बोला जाता है, भगवान झूठ ना बुलाए, डीम्ड डिस्टिंक्ट इनको कह दिया जाता है। डीम डिस्टिंक्ट बोल देते हैं हम, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर आकर बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये मेरा यहाँ पर ना ई कैश लेजर है बाबू, ई कैश लेजर है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग मेजर माइनर हेड बने हुए हैं, अलग अलग अपनी पॉकेट्स बनी हुई हैं, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके बनी हुई हैं। हाँ सर बनी हुई हैं। तो ऐसे, रुक जा बे, ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है, पूरे सेल नहीं बने पर सेल दिखा दिए आपको, ऐसे करके है। मैं बस ये पूछ रहा था कि यहाँ एक सेल से दूसरे सेल में अगर मुझे यहाँ से पैसा इधर शिफ्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो आंसर है यस, यस 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 यस, मैं ये ट्रांसफ़र यहाँ पर कर सकता हूँ, यस। और मुझे इसके लिए GST PMT 09 फॉर्म फिल करना पड़ेगा और ये यहाँ पे संभव हो जाएगा। करेक्ट बच्चा? हाँ सर। अच्छा एक बात और बताइए, ये जहाँ से निकला है फ्रॉम सेल, और जिस सेल से निकला है, और टू सेल जिस सेल में गया है जिस सेल से निकला है उसके लिए उतना तक पैसा रिफंड की तरह ट्रीट किया जाएगा, भाई यहाँ से पैसा निकल गया क्योंकि इंटरनल ट्रांसफ़र है, और जिसमें आपने जमा किया है उसके लिए डिपॉजिट की तरह ट्रीट कर दिया जाएगा। ऐसे मानो जैसे कि पैसे हैं मेरे पास, नहीं पैसे तो नहीं होते यार, ये मेरे पास पैसे हैं, मैंने यहाँ से पैसे निकाले इस पॉकेट से, मेरी ही दूसरी पॉकेट में डाल लिए है,
कर सकता हूँ, मेरा पैसा है, कर लिया। अच्छा अब ये बताओ ज़रा, अब यहाँ पे आके जैसे कि ये जो दूसरा मेरा रजिस्ट्रेशन है, इसका भी तो यहाँ पर होगा ना ये ई कैश लेजर ना, तो क्या ऐसा पॉसिबल है भाई कि ऐसे करके कि पैसा, मान लो अगर मैं चाहूँ कि भाई साहब मुझे इस वाले सेल से पैसा यहाँ ले जाना है, तो क्या ये ऐसा करना संभव है या नहीं है? इज़ इट पॉसिबल? तो वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसफ़र आप कर रहे हो ना, तो ये संभव है। पहले इतनी वाली बात तो आपने पढ़ रखी थी, पहले से भी जानते थे। नई बात जो ऐड करी है वो ये कि डीम्ड डिस्टिंक्ट वाला जो आपका ई कैश लेजर है ना, उसमें भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। यस, बराबर हो सकता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, कंडीशन इन्होंने डाल दी है यहाँ पर आकर। भाई साहब कंडीशन ये है कि नो अनपेड liability in e-liability register of यूपी रजिस्ट्रेशन। जहाँ से आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो क्या वहाँ आपकी कोई लायबिलिटी बनती है? अगर लायबिलिटी कोई अनपेड पड़ी है तो हैप्टा मार देंगे, पहले उसे पे करो। तुम लेके चल दिए पैसा, अरे उसका है, अपना हिसाब कर, उसके लिए जमा किया था, उसे पे करो। हाँ, वहाँ आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है और वो आपका एक्सेस पड़ा हुआ है, तो पैसा आप ही का है और वॉलेट में पड़ा हुआ, पेटीएम वॉलेट की तरह होता है ई कैश लेजर, तो यू मे ट्रांसफ़र द सेम। तो ऐसे करके मालिक यहाँ पर बोल दिया जाता है। तो जो बेसिकली चेंज है, जो नई बात है, वो आपकी ये वाली यहाँ पर आकर बता दी जाती है। और वैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि जहाँ से ये आता है, फ्रॉम जिस सेल से उठकर आता है उसके लिए रिफंड की तरह ट्रीट करते हैं, और जहाँ पर जाता है उसके लिए डिपॉजिट की तरह ट्रीट कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात? यस सर। उसके बाद अब आता है जी अगला, यहाँ पर आपके लिए भगवान बिल्कुल भी झूठ मुझे बुलाए ही ना। नंबर 3 पर आ जा मेरे कबूतर। और 3 नंबर पर आकर क्या बोलता है रे? हमें याद है, हम पुरानी बात करते हैं कि हमने पढ़ रखा था एक रूल नंबर 86B करके था, जिसमें 1% का एक कॉन्सेप्ट था। कुछ लोग इसे 99% का कॉन्सेप्ट भी बुलाते हैं। इसमें इन्होंने एक टाँका भिड़ाया था कि जो फर्जी लोग होते हैं ना, जो आईटीसी खूब सारा फर्जी बुक करके आगे फर्जी बिल देते हैं और जो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बनती है उसे सेट ऑफ कर देते हैं अपने फर्जी आईटीसी से, कैश में लायबिलिटी उनकी बनती ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को ट्रैक करने के लिए सरकार ने एक जाल बिछाया था पीछे, 86B नाम का रूल लॉन्च किया था। इसमें यह कहा गया था कि अगर आपका एग्रीगेट टैक्सेबल टर्नओवर जो है वो 50 लाख से ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना होगा कि एटलीस्ट आपको 1% जो है वो ई कैश लेजर से देना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया, दैट इज़ आपका जो ई क्रेडिट लेजर है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी 99% लायबिलिटी के लिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया था। तो ये 1% का कांटा फिट किया था। इनके पास बड़े शानदार सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हम इसको ट्रैक कर पाएंगे कि जो जो बड़े बड़े लोग हैं और जिनके पास सफिशिएंट क्रेडिट होने के बावजूद भी जिनको 1% भरना पड़ रहा है, मतलब सीन उनका ऐसा है कि आउटपुट लायबिलिटी से ज़्यादा उनके पास आईटीसी का भंडार पड़ा हुआ है, तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क वहाँ पर आकर लग जाता है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें एग्जाम्पशन भी दी जाती है, जहाँ पर कि सीजनल काम वगैरह होते हैं कि भाई जैसे गर्म कपड़ों का बिजनेस हो गया, तो गर्मियों में मैन्युफैक्चरिंग होती है, सर्दियों में सेल होती है। जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें आईटीसी का भंडार हो जाता है, और सेल के इनिशियल फेज के अंदर जब देखते हैं तो आईटीसी का भंडार होता है, तो ऐसे व्यक्ति को एग्जाम्पशन भी दी जाती है। तो मैंने जस्ट आपको रिकॉल कराया है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो ऐसे करके था जी ये। अब होता क्या है, एक होता है पहाड़ पर्वत, पहाड़ हो गए, है ना,
और पहाड़ों से जो पानी बहता है तो उसमें से नदियाँ निकलती हैं और नदियों में से आगे नाले निकलते हैं, है ना। अच्छा, ये क्या था यहाँ पर आकर, सबसे ऊपर होता है दरअसल हमारा सेक्शन, सेक्शन में से निकलते हैं हमारे रूल्स, और रूल्स से निकलते हैं हमारे यहाँ पर आकर मेरे भूरा रेगुलेशंस, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर रखा था कि रूल्स के अंदर ये प्रोविजन डाल रखा था कि 99% तक रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, ये ऐसे करके बोल रखा था, लेकिन इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। यानी कि ऐसे मान के चलो कि भाई साहब नदी तो बहा दी है पर पहाड़ से तो पानी आ ही नहीं रहा है, पहाड़ पे तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा, तो नदी कहाँ से आ गई। तो टेक्निकली थोड़ी सी चीज़ गलत हो जाती है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर आकर बोला है सेक्शन नंबर 49 के अंदर इन्होंने एक पावर कि हम ऐसा कर सकते हैं, पावर क्रिएट कर दी है। तो प्रैक्टिकली मैं आपसे बोलूँ ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दरअसल कोई किसी प्रकार की अमेंडमेंट है ही नहीं, ये जस्ट एक क्रिएशन ऑफ पावर है, जो पहले जैसे पढ़ते थे अभी भी वैसे ही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो एक चक्कर आपका यहाँ पर ये सॉल्व हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और मज़ेदार सी बात करने के लिए आपके साथ चलते हैं जी। और जो मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ ये एग्ज़ाम में आएगा, क्या कह रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम में आएगा मालिक जी साहब। ऐसा क्या? हाँ जी। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है आपका सेक्शन का। सेक्शन नंबर आता है ना मेरे भूरा, सेक्शन नंबर 50 आ जाता है ना। सहजता से सारी बात करके चलेंगे और इसके अंदर हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट के। पहले मन की भड़ास निकालने के हमें कितना पता है पहले से, नया क्या है वो सब देख लेंगे इसके अंदर आकर, ठीक है ना। हाँ सर, तो देखिए जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बैठते हैं तो हमें 3 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हाँ बोलो हाँ। एक तो हमें चाहिए वैल्यू, एंड उसके बाद हमें चाहिए होता है कि इंटरेस्ट का रेट बता दो, और उसके बाद चाहिए होता है भाई साहब यहाँ पर पीरियड, ठीक है, कि कितने समय का हमारा ये ब्याज लगना है, ऐसे करके बोल दिया जाता है। तो मैं वन बाय वन तीनों को डिस्कस करता हूँ। जहाँ तक सवाल है पीरियड का, तो ये हम लिया करते थे बिलेटेड पीरियड। अभी बिलेटेड पीरियड का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारी जो ड्यू डेट आ रही है वो 20 मार्च निकल कर आ रही है, मार्च का एक बारी जनवरी बोलते हैं ना, मान लीजिए हमारी जो ड्यू डेट है वो 20 जनवरी यहाँ पर निकल कर आ रही है। बट हम क्या कर रहे हैं कि जो एक्चुअल में मेरे भूरा पेमेंट किया है हमने, वो किया है फरवरी में, 10th ऑफ फरवरी को करके चल रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर डिले कितना हुआ है? हाँ मैं बता सकता हूँ। देखिए जनवरी के महीने के अंदर डिले निकालें तो बड़ा सिंपल, कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 31 में से 20 माइनस कर दीजिए, 20 ड्यू डेट थी ना, तो 11 दिन यहाँ पर आ गए, और फरवरी में कितने दिन चढ़ गए, यहाँ 10 दिन यहाँ चढ़ गए, तो कुल मिलाकर आपका 21 डेज का इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया जाएगा, ऐसे करके बोल देते हैं। दैट इज यहाँ इस जगह पे आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 365, ये अपना ऐसे करके आ जाता है, ठीक, ये हमें पहले से पता है। जहाँ तक सवाल है रेट का, तो रेट में दो तरह के रेट हमारे काम करके चलते हैं। अगर हम जनरली बात करके चलें तो यहाँ 18% पर एनम का रेट काम करता है, ठीक है। और अगर हम एक्सेप्शनली काम करके चलें तो यहाँ स्पेसिफिक तरीके से इन्होंने बोल रखा था कि भाई यहाँ पे आपका रेट रहेगा 24% पर एनम का, ऐसे करके बोला जाता है। अब जहाँ तक सवाल है हमारी वैल्यू का, तो वो कैसे कैसे ली जाती थी सर जी, बताए रहे हैं, रुकिए जरा, सब्र कीजिए, रुको जरा, है। तो यहाँ पर आकर ये बोलते थे भाई साहब भगवान एकदम भी झूठ ना बुलाए। नंबर 1 पर आकर देखिए, पहली पसंद कमला पसंद आएगी कि जो भी आपकी ग्रॉस लायबिलिटी बनती है ना, उसके ऊपर आपका ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा, एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांस होने पर जो नेट लायबिलिटी बनती है, जो ई कैश लेजर के थ्रू आपको पे करनी होती है, उसके ऊपर आपको ये पेमेंट करना होता था। मैं थोड़ा सा इसको और रिकॉल करा देता हूँ कि नेट लायबिलिटी पर हमें कब मिलता है। इसमें कंडीशंस अपनी आ जाया करती थी, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि जनवरी मंथ की रिटर्न है, जनवरी मंथ क्या एक ही जनवरी मंथ की यहाँ पर रिटर्न आ रही है, ठीक है। और और जनवरी महीने की रिटर्न थी, एंड नहीं, जनवरी मंथ की ट्रांजैक्शन या कोई बिल, जनवरी मंथ की मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन है, और वो जो ट्रांजैक्शन थी जनवरी मंथ की रिटर्न में ही दिखाई जा रही है, लेकिन वो डिले से अपनी फाइल की जा रही है
एंड वहाँ पर आपको कोई किसी प्रकार का नोटिस वोटिस नहीं आया है, कुछ नोटिस वगैरह नहीं आया है। तो ये सारी कंडीशंस पूरी होने पर हम यहाँ पर करते थे कि नेट लायबिलिटी के ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाया जाता था। यानी ऐसे मान के चलिए मैं ऑफिस जा रहा था, लेट हो गया, तो दूसरे की गाड़ी में नहीं गया, अपनी ही गाड़ी से गया, लेकिन लेट गया, वहाँ पर मैं नोटिस वोटिस भी नहीं आया है। तो जनवरी महीने की ट्रांजैक्शन और किसी दूसरे महीने की रिटर्न में नहीं दिखा रहे। अगर किसी दूसरे महीने की रिटर्न, मतलब जनवरी की ट्रांजैक्शन थी, मिसिंग हो गई थी, अप्रैल मंथ की रिटर्न जारी थी, वहाँ दिखा रहे हो, तो फिर इसमें आपको लाभ नहीं आएगा, फिर आप ग्रॉस लायबिलिटी पे ही आपका इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। जनवरी महीने की ट्रांजैक्शन जनवरी महीने की जब रिटर्न फाइल हो रही है, वो डिले थी, उसी के अंदर दिखाई जा रही है। यानी कि अपनी दूसरे की गाड़ी में लटक के नहीं जा रहे, अपने 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 ही व्हीकल के अंदर हम लोग जा रहे हैं। वैसे करके यहां पर बात हो जाया करती थी। अब मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूं इस वाले पॉइंट को कि भाई साहब ये जो था, अभी तक कुछ नया नहीं बताया मैंने आपको, ये जो था ये क्या मैटर था जी, बता रहे हैं, रुकिए जरा सब्र कीजिए। इसमें ये कहते थे कि देखो भाई साहब, आगे और पीछे दोनों जगह की बात इन्होंने कर रखी थी कि अगर आपने कोई किसी प्रकार का अनड्यू 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 आईटीसी आपने लिया है, अनड्यू मतलब मोटी मोटी लैंग्वेज में बोल सकते हो आप इसे, फर्जी 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 आईटीसी आप यहां पर बुक करके बैठे हो। क्या करके बैठे हो रे, अरे भैया रे, फर्जी आईटीसी आप यहां पर बुक करके बैठे हुए हो, राइट। अच्छा जी। और दूसरी बात यह है कि यहां पर आपने क्या किया कि आपकी जो आउटपुट लाइबिलिटी है उसको आपने अनड्यू तरीके से रिड्यूस कर रखा है। देखिए हर व्यक्ति चाहता है जीवन में खुश रहना। खुश रहने के लिए वैसे 3 चीजों की जरूरत होती है, वो अभी नहीं बता सकता, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब बताऊंगा, ठीक है। ये तो हम जानते हैं कि देखो होता तो यही सिस्टम है कि भाई यहाँ पर हमारी ग्रॉस लायबिलिटी आती है, यहाँ पर हमारा आईटीसी आता है ना, और उसके बाद यहाँ पर हमारा माइनस करने के बाद नेट लायबिलिटी आ जाती है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि यार मेरी जो नेट लायबिलिटी है ना ये कम से कम हो, इसको नीचा दिखाना चाहता है। इसको नीचा दिखाना है तो हमें क्या गेम खेलना पड़ेगा, या तो ग्रॉस को नीचे कर दो या आईटीसी को ऊंचा उठा दो, तो ये नेट लायबिलिटी अपने आप नीचा दिखेगी। तो वही बात इन्होंने यहां पर बोली कि अगर आपने अनड्यू तरीके से ये आईटीसी बुक किया है या फिर आपने इसको अनड्यू तरीके से नीचे गिराया है, तो ऐसे वाले केस के अंदर हम भाई साहब आपको ना यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 24% पर एनम का लगा देंगे। लेकिन मजे की बात बताऊं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। क्या सर, मजे की बात यहां पर ये क्या है, मजे की बात यहां पर ये है कि ये जो रेफरेंस दे रखा था अंडर सेक्शन 42 दे रखा था, अंडर सेक्शन 42 में कुछ एक मिसमैचिंग वगैरह आपके निकल कर आ रही है, तो वैसे करके है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सेक्शन 42 और जो 43 थे, जो कि कॉन्सेप्ट लेकर आते थे मैचिंग और मिसमैचिंग का, मैचिंग और मिसमैचिंग का ये कॉन्सेप्ट लेकर आते थे, ये आप तक ना तो इफेक्टिव हुए आज तक, नॉट इफेक्टिव यट, ठीक है, और ना ही ये आपके सिलेबस में थे, नॉट इन सिलेबस। और सरकार को दिखा कि इतने साल हो गए जीएसटी को आए हुए, आज तक इनको इफेक्टिव नहीं कर पाए, तो क्या करोगे। तो सरकार ने इस बार सेक्शन 42 और 43 को भाई साहब खत्म कर दिया है, डिलीट कर दिया है, ओमिट कर दिया है। तो अब मुझे एक बात बताइए, जो चीज आज तक इफेक्टिव हुई ही नहीं, जो चीज आज तक इफेक्टिव हुई ही नहीं, तो उसमें आप फॉल कर कैसे सकते हो। जब उसमें फॉल आप करोगे नहीं, तो लिटरली प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली किसी भी एंगल से देख लीजिए 24% का रेट अभी तक एप्लीकेबल था ही नहीं। और जब ये सेक्शन भी मिट गए तो निश्चित तौर पर यहां पर कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर मान लो ये इफेक्टिव होते भी, तो ये चीज तो निहायत ही गलत थी कि सिर्फ बुक कर लेने से ही 24% का ब्याज। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, अगर मैं बुक करके छोड़ देता हूं तो ब्याज किस बात का, ब्याज जब लगना चाहिए जब मैं इसको फर्जी तरीके से बुक करके यहां पर यूज कर लेता हूं, जिसकी वजह से मेरी नेट लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, गवर्नमेंट को लॉस होता है। तो जितना तक गवर्नमेंट को आपने कम दिया बाय यूटिलाइजिंग योर फर्जी आईटीसी, तो उस पर सरकार को ब्याज लगाना चाहिए। तो अंटिल एंड अनलेस देयर इज नो यूज ऑफ आईटीसी, हाउ कैन यू चार्ज द इंटरेस्ट। ये मुद्दा पुराने समय में सर्विस टैक्स एक्साइज के समय खूब उछलता था, आज से 10 साल पहले, और खूब मारकाट मचती थी वहां पर आकर।
और सरकार ने इस बात को मान लिया था, लास्ट में यही प्रोविजन लेकर आए थे कि आईटीसी जब तक यूटिलाइज नहीं होगा तब तक ब्याज की बात हो ही नहीं सकती। फिर भी ये गलती यहां पर ला के कर रहे हैं, पता नहीं चाहते क्या है। लेकिन सेक्शन 42 43 ना इफेक्टिव हुए, ना सिलेबस में थे, और अब ये खत्म हो चुके हैं। बाय बाय टाटा, ऐसे करके इनको निकाल दिया गया है मेरे बच्चा। ठीक है सर जी। तो अब यहां पर क्या किया गया, अब ये जो सिस्टम है, जब ये सेक्शन ही खत्म हो गए हैं तो सरकार ने कहा कि भाई हमारी बात सुनो, इस पूरे झगड़े को भूल जाओ। अब सुनो क्या लिखा, कह रहे 24% का रेट आएगा कब? 24% का रेट तब आएगा जब आप आईटीसी को रॉन्गली बुक करते हो एंड यूज करते हो। बुक करके यूज कर लेते हो तो लिटरली आप गवर्नमेंट को डेंट दे रहे हो, पैसा कम दे रहे हो। सिर्फ इस सिचुएशन में आकर आपको यहां पर 24% का ब्याज लगाया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे? हां। लेकिन इसमें पड़ गया एक बवाल, पूछो क्या। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये है अपना सेक्शन 50 है, और इसके साथ में रेड विद एक रूल लॉन्च किया सरकार ने, 88B करके एक नया रूल लॉन्च किया, उसको शामिल करते हुए मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। ये बात तो समझ में आ गई कि यार एक कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था, प्रैक्टिकली 24% कहीं था ही नहीं, तो अब उसको इफेक्टिवली सही तरीके से इन्होंने लाया है। यहां पर हमारे पास अब एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो आप खुद सोचिए और बताइए वहां पर क्या होना चाहिए। तो मेरे पास डेटा कुछ इस तरीके से है यहां पर आकर कि मेरी कंपनी मान लीजिए आभास एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड करके यहां पर है। ऐसे ऐसे छतरी इसकी मैंने बना दी यहाँ पे, और ये मैंने ये बना दी यहाँ पे। ठीक है रे, इधर सामने देखो भाई। हाँ सर ठीक है। और मैंने इसमें आके ना आईटीसी बुक किया है। सर महीना बता दो कौन सा था? जनवरी का महीना था। क्या करोगे महीने का तुम? जनवरी का महीना था। और आईटीसी मैंने दो तरह का बुक कर लिया। कैसा? एक गुड है और एक बैड। बैड मतलब फर्जी वाला। ठीक है जी। सर गुड कितना था? गुड था मेरा यहाँ पर 20,000 रुपीज़ का। बैड वाला था 8,000 रुपीज़ का। सो आई हैव इट इज़ 28,000 रुपीज़। ओके जी। अब यहाँ पर मेरी आती है आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। ठीक है जी। तो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी के अंदर हम देखते हैं कि हमारा ये आ रहा है 25,000 रुपीज़ का। मैं क्या करूँगा यहाँ पर लेस कर दूंगा भाई साहब आईटीसी, भगवान झूठ ना बुलाए। आईटीसी 28 का मेरे पास में था, मैंने 25 का यहाँ पर यूज़ कर लिया, और मेरी जो फाइनल लायबिलिटी बनती है वो यहाँ पर निल हो जाती है ऐसे करके। उसके बाद अब अगले महीने क्या होगा? अगले महीने में क्या किया जाएगा? सर ऑब्वियस सी बात है, अगले महीने में कुछ देखेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। पर एक बात बताओ मुझे कि ये जो अपना 25,000 यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, ये मैंने कौन से वाले में से यूज़ किया है? गुड वाले में से किया है या फिर बैड वाले में से किया है? सर ऐसा क्यों देख रहे हो? अभी समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए जानना जरूरी है कि हमने ये गुड वाले में से इस्तेमाल किया या फिर बैड वाले में से। ठीक है जी। हाँ सर ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे मान के चलता हूँ कि भाई साहब मैंने ये गुड में से इस्तेमाल किया, कि पहले पहले मैंने प्रायोरिटी दी गुड वाले को, और गुड आईटीसी यूज़ कर लिया जो कि मेरा बनता था 20,000 तक का, और फिर मैंने नंबर 2 पर प्रायोरिटी दी जो मेरा बैड आईटीसी था। ठीक है। तो ये आ गया मेरा 5,000 रुपये। तो ऐसे करके मैंने अपना 25,000 रुपये का आईटीसी यूज़ किया है। या मेरे पास दूसरा एक केस और बन सकता है यहाँ पर आकर कि मैंने पहले प्रायोरिटी दी अपने बैड वाले आईटीसी को जो 8,000 बनता था, 8,000 मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। फिर सेकंड नंबर पे मैंने गुड वाले को इस्तेमाल किया, और इसको इस्तेमाल किया तो ये कितना बचा सब? 25,000 का मैंने पूरा पूरा यूज़ किया था ना मालिक। बता रहे कितना आ गया सर? 17,000 ये आ जाता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी। अब यहाँ से ज़रा एक को लेकर आगे चलते हैं हम। तो एक अपना सीन ये हो गया, और एक अपना सीन ये दूसरा वाला हो जाता है, एक ये वाला बन जाता है। ठीक मालिक? हाँ सर जी। तो मैं इस वाले को पकड़ के आगे चल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या किया जाएगा। ऐसे करके आ जाइए। अगर ऐसा है तो अब यहाँ आ जाता है अपना अगला महीना, नेक्स्ट मंथ आ जाता है। ठीक है।
जो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं उनको हम देख रहे हैं यहाँ पे। अगला महीना आ जाता है, अगला महीना आ गया आपका फरवरी का, ठीक है साहब? यस सर। अच्छा, इसकी ड्यू डेट क्या बनती थी वैसे पेमेंट करने के लिए? सर जनवरी का महीना था तो ऑब्वियस सी बात है ड्यू डेट बनती थी 20th फरवरी, यहाँ पर आकर बन जाती थी। अगला महीना फरवरी का यहाँ पर आ जाता है और फिर से वही सीन यहाँ पर दोहराया जाता है। और हमारे पास इस बार जो आईटीसी है, अगर मैं इस ऑप्शन को लेके चल रहा हूँ इस वाले को, तो मैंने गुड तो पूरा ठिकाने लगा दिया, बैड 5000 ठिकाने लगा दिया। तो अब मेरे पास 28 में से 25 यूज हो गया था, 3000 बचा हुआ था। अभी 3 किस में से है? ऑब्वियस सी बात है बैड में से मेरा बचा है यहाँ पर। तो ये मेरा बैड आईटीसी यहाँ पर है और ये आ जाता, भगवान झूठ ना बोला बिल्कुल भी, कितना सर जी? 3000 यहाँ पर आकर बच जाता है। अब मैं मान के चलता हूँ कि मान लीजिए मेरी आउटपुट लायबिलिटी फिर से वही निकल कर आ जाती है, कितनी सर जी? वही 25,000 रुपये की। और मैंने यहाँ पर आकर अपने इस बेड वाले आईटीसी को यूज़ कर लिया है ऐसे करके, ठीक है? कितना जी? 3000 का यहाँ पर यूज़ कर लिया मैंने आके, और 22,000 मैंने अपना कैश में पे कर दिया है, ऐसी वाली बात है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बैठें तो भाई साहब कैसे कैसे यहाँ पर करी जाएगी? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बैठें, ये जो हमारा ऑप्शन चल रहा है इस बेस पर चल रहा है, इस आधार पे ये चल रहा है। अगर हम ये मानते हैं कि देखो भाई, अगर मेरे पास बेड होता ही ना तो क्या होता, सोचो जरा। अगर मैं ये फर्जी आईटीसी बुक ना करता तो क्या होता? होता ये कि मैं यहां पर आईटीसी मैक्स टू मैक्स यूज कर सकता था 20 का, और मुझे 5000 यहां पर कैश पे करना पड़ता। लेकिन वो 5000 कैश नहीं गया, जस्ट बिकॉज कि मैंने बेड आईटीसी को यहां पर यूज कर लिया है। ऐसे करके यहां जहां 22 जा रहा है, यहां पर सरकार को 25 जाता। तो सरकार को 5000 का डेंट आपने यहां पर मारा और 3000 का डेंट आपने यहां पर मारा है। सो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट भी वैसे ही कैलकुलेट यहां पर होना चाहिए। देखते हैं जो आपका ये 5000 था उसके लिए हम बात करते हैं। पहली पॉइंट ये आ गया भाई, 5000 वो आ गया, और इनटू इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आईटीसी को आपने गलत तरीके से बुक करके यूटिलाइज किया है, तो 24 डिवाइड बाई 100 ये आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई भाई दिन तो 365 आ ही जाएंगे। और जो डेज हैं वो कहाँ से कहाँ तक काउंट किए जाएंगे सर जी? इसकी ड्यू डेट पड़ती थी हमारी 20 फरवरी ना, तो 20 फरवरी यानी कि आफ्टर आफ्टर 20th फैब के बाद से लेकर कहाँ तक? तो मैं मान के चल रहा हूँ, एक इसमें अजम्पशन डालते हैं, एक बीच में एक पॉइंट डालते हैं इसके अंदर आकर, कि ये जब सब आपने कर लिया तो यहाँ पर आकर डिपार्टमेंट ने चिट्ठी डाली, यहाँ आकर डिपार्टमेंट ने आपसे डिमांड कर ली कि भाई 8000 का फर्जी आईटीसी आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, और वो भी विद इंटरेस्ट अब आपको पे करना है। एंड आभास एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड ने ये 8000 जो हैं वो भी विद इंटरेस्ट पे कर दिया है ऑन 10th ऑफ अप्रैल को, ठीक है जी? अब बताइए भाई साहब ब्याज कितना देना पड़ेगा? तो 5000 का नुकसान मैंने जहां पहुंचाया था वहां से लेकर ये जाएगा अपना 10th अप्रैल तक। आप मुझे बता सकते हैं भाई साहब कितने दिन हो गए यहाँ पर आकर? सर देखिए 5000, सर दिन आ जाएंगे यहाँ पे, गिनो ना भाई, भाई गिनो ना। फरवरी के महीने में आ गए सर जी, 8 दिन तो यहाँ आ गए, और मार्च के महीने में भाई साहब 31 यहाँ आ गए, फरवरी मार्च और अप्रैल के महीने में 10 दिन यहाँ आ गए, तो ये हो गया 49 डेज हो जाते हैं, ठीक है? तो अगर ये मेरे 49 डेज बनते हैं, डिवाइड बाई 365 करता हूँ, तो हाउ मच इज़ दिस, ये कितना मेरा निकल कर आ जाता है? तो मैं आपको बताऊं, आप भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ये आ जाएगा 161 ये इतना निकल के आएगा। इसके साथ साथ मुझे इसमें 3000 वाले पर भी मुझे ब्याज कैलकुलेट करना है, क्योंकि जहाँ जितना डेंट मैंने पहुंचाया लॉजिकली मैं वैसे ही कैलकुलेशन करके चल रहा हूँ। तो 3000 ये हो गया, इंटू 24% डिवाइड बाई 100 में यहाँ पे कर दूंगा, और 3000 जो है वो मैंने यहाँ पर आकर यूज़ किया है। और ये ड्यू डेट मेरी क्या पड़ती थी? इसकी ड्यू डेट थी चूंकि फरवरी का महीना था ना, तो 20th मार्च मेरे भूरा ये निकल कर आ रही थी, एकदम ठीक है। हाँ जी, तो ये जो कैलकुलेशन की जाएगी इसमें ऐसे किया जाएगा भाई साहब, कि आफ्टर 20th मार्च के बाद से लेकर, और ये जाएगा आपका टू 10th अप्रैल तक ये चला जाएगा, और डिवाइड बाई कर देंगे 365। तो मार्च का महीना हो गया 31 का, तो मार्च में जो दिन पड़े वो हो गए 11 आपके,
और अप्रैल में पड़े वो आपके हो गए, भगवान झूठ ना बुलाए, 10 दिन हो गए, तो कुल मिलाकर 21 दिन आपके यहाँ पर आकर ये हो जाते हैं और 21 दिनों का ब्याज आपको इधर आकर देना पड़ेगा। 21 डेज यहाँ पर हो जाते हैं। जब आप इसे निकालोगे तो मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया है समय बचाने के लिए, तो ये आ जाएगा मेरा 41 आ जाएगा। इस प्रकार से जो मेरा पूरा इंटरेस्ट बनेगा इनको जोड़कर वो बन जाएगा भाई साहब 202 रुपये का ब्याज आपको यहाँ पर देना पड़ जाएगा। तो 8,000 वो प्लस 202, यू विल हैव टू पे 8202 ऐसे करके। तो यह आसान तरीके से हम ऐसे करके निकाल लेंगे। ये तो हो गया एक अप्रोच। अब मुझे बताना सही कौन सी है। अगर मैं इस वाली अप्रोच को फॉलो करूं तो क्या होगा सर जी? जब बात भूरा, अगर हम इसको इसको यहां पर फॉलो करते हैं तो क्या होगा सर? अगर इसको फॉलो करके चलते हैं ना, देखो तो हम बताते हैं आपको, इसमें तो हम ये मान के बैठ लिए कि भैया 8,000 आपने शुरू में ही यूज कर लिए हैं डे 1 पर ही, तो फिर तो एक बार में ही एक झटके में सारा काम हो जाएगा। 8,000 इंटू 24 डिवाइड बाई 100, और जरा दिन गिनेंगे आप कहाँ से? 20 फरवरी के बाद, मतलब 21 फरवरी से लेकर टू 10th अप्रैल तक डिवाइड बाई 365, तो यानी कि ये दिन आएंगे अपने यहाँ पे निकल के, ये दिन आ जाएंगे ना, ये जो थे अपने क्या नाम है 49 डेज तो 49 डेज का जब आप निकालोगे इसमें आके तो कितना निकल के आएगा? ये आएगा सर जी निकल के ये 258 रुपीज़, 258 रुपीज़ निकल कर आ जाएगा। अब मुझे बस इतना बता दीजिए, ये जनरल मैथमेटिक्स है कि आप कौन से अप्रोच को ज़्यादा बेटर समझते हैं। आपने कभी वो देखा सरसों का जो टिन आता है, आता होगा आपके घर में भी, सरसों के तेल का जो टिन आता है 15-20 लीटर का, तो कितने ही आप ब्रांडेड ले आइए लेकिन उसमें कुछ गाद होती है, कुछ कुछ उसमें लाइक गंदगी होती है, और गंदगी हमेशा नीचे बैठ जाती है, प्योरिटी हमेशा ऊपर आ जाती है। तो जो आप उसमें से ऑयल निकालोगे तो प्योर ऑयल बाहर निकलेगा, लेकिन जब वो खत्म होने वाला होगा, जो गाद है उसके अंदर, जो गंदगी है वो बाद में रह जाती है, पीछे कर रह जाती है। ऐसा होता है हाँ। तो बस ये भी तो वही है कि जब आप उसे उड़ेलोगे आईटीसी को तो पहले प्योर वाला बाहर आएगा, गंदगी को आप बाद में इस्तेमाल करके चलोगे। तो बस आपको यही सिद्धांत अपनाना है, इसलिए ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। और सरकार ने भी इसको कहा कि ठीक है हम ये अप्रोच नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे कि भाई ऐसे मानो ना, मतलब सिंपल क्या है कि ऐसे मानो, देखो हमें अगर किसी भी व्यक्ति की वस्तु की प्रोविजन की इंपॉर्टेंस अगर पता करनी हो ना, तो कुछ समय के लिए उस चीज को अपने से दूर कर दीजिए। बड़ी बात बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति वस्तु की इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में पता करनी हो तो कुछ समय के लिए उसे अपने से दूर कर दीजिए, इंपॉर्टेंस अपने आप समझ में आ जाएगी। तो मुझे यहां पर यह फैसला लेना था कि मैं क्या करूं। तो ऐसे मानो जैसे जो बैड क्रेडिट है जिसके चलते सारा झगड़ा हो रखा है, अगर ये बैड क्रेडिट ना होता तो क्या होता, तो मैं गुड तो इस्तेमाल कर ही सकता था ना, वैसे करके। तो ऐसे मानो कि बैड था ही नहीं तो क्या होता, तो उसके आने से क्या इफेक्ट पड़ा, तो अकॉर्डिंगली हम वैसी वाली बात यहां पे करके चलते हैं। मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बात समझाई है। लॉ में रूल 88 बी के अंदर इसको बड़ा घुमा फिरा के आड़े तिरछे तरीके से दे रखा है ना। चीज वही है लेकिन ये सरल भाषा में है, ठीक है जी। अच्छा जी तो अब एक बात बताओ, लेकिन सर यहाँ पे आके जैसे हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, बड़ी बात पूछ रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ पर आकर इस्तेमाल कर लिया, 3,000 का था। सपोज करो यार यहाँ पर मेरा न्यूली अगले महीने में गुड क्रेडिट यहाँ पर अवेलेबल होता, अगर यहाँ पर मेरा न्यूली गुड क्रेडिट अवेलेबल होता, सर कितना होता? मान ले भाई मेरा का पूरा 25,000 होता, न्यूली गुड क्रेडिट बुक मेरा इतना होता, तो मैं क्या करता? गुड को इस्तेमाल करता, बैड को, भाई साहब गुड को, भाई साहब गुड को, गुड को, गुड को, गुड को, गुड को, हर महीने हर महीने हर महीने दर महीने देखा जाएगा कि पहले गुड इस्तेमाल कीजिए और गुड के बाद बैड का नंबर आएगा। समझ में आ गई बात? आड़े तिरछे तरीके से दे रखा है लैंग्वेज के अंदर, लेकिन आसान तरीके से साधारण भाषा में आपका सॉल्यूशन यहां पर इस प्रकार से निकलकर मेरे भूरा आ जाता है, ठीक है जी। तो ये हो गया अपना अगला प्रोविजन। एंड मैं अब आपको आगे लिए चलता हूं, और आगे क्या है सर? चलो भाई चलो चलो आगे चलो भाई चलो चलो। तो हालांकि जो बताने जा रहा हूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल नंबर है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 86 करके है, उसमें एक रूल इंसर्ट हुआ है 4B करके। तो
अगर आप अप्लाई करते हैं फॉर रिफंड ऑफ आईटीसी, आईटीसी के रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म है RFD01। मान लीजिए वो आपका 10,000 का बनता था, अप्लाई कर दिया। जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको 10,000 टू बी डिडक्टेड फ्रॉम, जो 10,000 है आपके जो डिडक्टेड हैं ये आपको करने पड़ेंगे फ्रॉम ई क्रेडिट लेजर से करने पड़ते हैं, और आपने काम कर दिया, ये काम आपने कर दिया। सर ये क्यों करना पड़ा, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर होता है आपका जो बैलेंस शीट होती है ना, तो ये आपका आईटीसी का बैलेंस होता है और यहाँ आपका कैश का बैलेंस होता है। तो यहाँ आपका 10,000 पड़ा हुआ था, आपने आईटीसी का रिफंड मांगा कि भैया आईटीसी को मेरे को ना आप कैश में तब्दील कर दो। तो जब आप इसका कैश भुना रहे हो, कैश मांग रहे हो, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 10,000, तो क्या यहाँ माइनस 10,000 नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? अगर आईटीसी आपने डिडक्ट नहीं किया तो फिर तो आपका आईटीसी भी बना रह गया, इक्विवेलेंट कैश भी आ गया, फिर तो आप जैसा हीरो तो कोई है ही नहीं फिर तो। क्यों जी, क्या कहते हो? तो अगर आप इसे कैश में कन्वर्ट कराओगे तो पहले आपको इतना यहाँ से डिडक्ट करना होता है, ठीक है जी। लेकिन भाई साहब गलती हो गई। गलती क्या हो गई यहाँ पर आकर बताते हैं हम आपको। आइए जरा मालिक यहाँ पर आकर, ये रिफंड जो था एरनियसली ग्रांट कर दिया जाता है, गलती से रिफंड दे दिया गया, बनता नहीं था, दे दिया गया। दैट इज ई कैश लेजर के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। ई कैश के अंदर आपके 10,000 दे दिए जाते हैं। तो आपने जो घटाया था उन्होंने यहाँ दे दिया, बैलेंस शीट ओके है ना जी। लेकिन ये गलती से था, अब चूंकि गलती हो गई सुधारनी तो पड़ेगी। अब फिर यहां पर आ जाओ, आपने टैक्स पेयर ने जो गलत रिफंड था वो वापस कर दिया। प्रोविजन नहीं है, आम आदमी वाले क्वेश्चंस हैं। आपने गलत जो रिफंड मिला था वापस कर दिया फ्रॉम ई कैश लेजर से विद इंटरेस्ट एटसेट्रा, जो भी इंटरेस्ट वगैरह बनता था वापस कर दिया। तो यानी कि माइनस 10,000 हो गया ई कैश लेजर में। तो अब देखिए जरा, आपके पास में आया, ई कैश लेजर में आया और ई कैश लेजर से चला गया, लेकिन आपका बिना बात का यहां से डिडक्ट हो गया। अब क्या होना चाहिए एट द ऑल, एक स्टेप और आएगा निकल के। सर हमारा जो ई क्रेडिट लेजर है ना, जो मेरा ई क्रेडिट लेजर है उसमें रिक्रेडिट कर दिया जाएगा ₹10,000, दैट इज 10,000 से उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो भूल का सुधार तो ऐसे ही कराया जाएगा। आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया, ई क्रेडिट लेजर को माइनस कर दिया, रिफंड सरकार ने पैसा ई कैश लेजर में डाल दिया, फिर आपने वहां से वापस कर दिया, तो आपका ई क्रेडिट लेजर भी तो उसी लेवल पर आना चाहिए ना। दैट इज लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसे करके मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन थी जहां से चले थे उस ओरिजिनल पोजीशन को हमने यहां पर आकर रिस्टोर कर दिया। वेरी सिंपल, इसमें टेक्निकल कुछ है ही नहीं। ओरिजिनल पोजीशन को हमने आके यहां पर मालिक रिस्टोर कर दिया है, और ऐसे करके ये बात बोल देते हैं। टन टन टन। अच्छा जी, अब रूल नंबर 87 की बात करते हैं। वहां पर भी एक चुन्नू मुन्नू टाइप बात करी गई है। ये 5वां नंबर हो गया, 6वें नंबर पे आ जाओ। रूल नंबर है अपना 87 करके है मालिक। क्या बोला गया इसके अंदर आकर, जब आप अपने ये जो है ना आपका ई कैश लेजर जो होता है ना, हाँ सर,
उसमें जब आप पैसा डिपॉजिट कराते हो, मैंने आपको कई बार बताया है कि ई कैश लेजर जो होता है पेटीएम वॉलेट की तरह होता है ना। तो जब पैसा जमा कराते हो तो जमा कराने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आप मुझे पैसे देना चाहते हो दीजिए ना, तो आप किन किन तरीकों से मुझे पैसे दे सकते हैं। तो तरीके जो पहले दे रखे थे वो मैं आपको यहाँ पर गिनवा देना चाहता हूँ। आप बताओ ना सर। सर यहाँ पे दे सकते हैं लाइक जो नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा उसमें जमा कराया जा सकता है, मैं तो आपको प्रैक्टिकली करा के दिखा भी रखा है जीएसटी पोर्टल पर जाकर, ठीक है जी। और सर ये डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए, हाँ बिल्कुल पॉसिबल था और है, डेबिट क्रेडिट कार्ड हो गया। और ये आपकी एनईएफटी और जो आरटीजीएस होती हैं इनके जरिए हाँ कर सकते हैं। और एक और बात बोलना चाहूँगा आपसे मैं, ये यूपीआई के जरिए और दूसरा ये जो अपना आईएमपीएस होती है, आईएमपीएस मतलब इंस्टेंट पेमेंट फंड ट्रांसफर हो जाता है उसके अंदर आकर ना इमीडिएटली। अभी मैंने किया, देखो एनईएफटी जब करते हैं तो छोटे अमाउंट की 2 लाख से नीचे की एनईएफटी होती है नॉर्मल तरीके, जैसे आप रूटीन लाइफ में करते हो बिजनेस के अंदर, तो करीब आधा घंटे में वो क्रेडिट हो जाती है। और बड़े अमाउंट की करनी है उसे आरटीजीएस बोलते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो वो भी अपना बोलते हैं कि 2 घंटे मैक्सिमम में हो जाएगी, लेकिन 15-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा में वो भी फंड ट्रांसफर हो जाता है। आईएमपीएस बैंक थोड़ा चार्ज लेते हैं, लेकिन जो प्रीमियम कस्टमर होते हैं उसे चार्ज नहीं भी लेते हैं। तो आईएमपीएस इधर पैसा ट्रांसफर किया उधर ठक से क्रेडिट हो जाता है, तो ये फटाफट होता है। तो ये 2 मोड और ऐड कर दिए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है। तो ये ऐसे करके भी आप फंड ट्रांसफर यहाँ पर कर सकते हो मालिक। तो तो ऐसे करके यहाँ तक हमने जो बातें देख ली अब तक, एक बार मैं बता दूं क्या क्या देखा हमने। हमने देखा यहाँ से देखा कि यूज़ ऑफ ई कैश लेजर क्या है, किसी के लिए भी। क्रेडिट लेजर सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए। ई कैश लेजर में इंटरनल ट्रांसफ़र, यस, डीम डिस्टिंक्ट वाले के लिए ट्रांसफ़र, हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि जहाँ से जा रहा पैसा वहाँ के ई लाइबिलिटी रजिस्टर में कोई अनपेड लाइबिलिटी ना हो। जो 1% वाला कॉन्सेप्ट था उसकी लीगल अथॉरिटी सेक्शन से दिलवा दी गई है, तो प्रैक्टिकली नो अमेंडमेंट। सेक्शन 50 के अंदर बात करी हमने, 24% का रेट प्रैक्टिकली इफेक्टिव था ही नहीं, वो रेट टिका हुआ था सेक्शन 42 से कनेक्टेड होकर, और जो सेक्शन 42 कभी ना सिलेबस में था ना इफेक्टिव हुआ। वो प्रोविजन खत्म करके 24% का रेट कब लगाया जाएगा, जब आईटीसी को रॉन्गली बुक करके यूटिलाइज कर लोगे वहां लगाया जाएगा, वैसे करके बोल दिया गया है। एंड उसमें रूल नंबर 88B लॉन्च किया गया कि कैसे करके आप इसमें कैसे करके इसको कैलकुलेट करोगे। तो पहले गुड क्रेडिट को इस्तेमाल करके चलोगे, उसके बाद आप यहां पर बैड क्रेडिट को इस्तेमाल करके चलोगे। इस तरह की बात आपको यहां पर समझाई जाती है मेरे बच्चा। एंड उसके बाद में ये आ गया 5वां बच्चों वाला खेल था ये, कि पहले ई क्रेडिट लेजर को डेबिट कर दिया, फिर उन्होंने कैश लेजर में डाल दिया, कहा कि गलत चला गया तो ई कैश लेजर से वापस चला गया, तो ठीक है भैया मेरे ई क्रेडिट लेजर को भी ठीक कर दीजिए। ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर यहाँ पे करवा दिया गया है। और पेटीएम वॉलेट में यानी कि जो ई कैश लेजर है उसमें डिपॉजिट करने के 2 तरीके और ऐड कर दिए, यूपीआई और आईएमपीएस, ऐसे करके। तो यहाँ पर आकर ये बातें अपनी खत्म हो जाती हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। रीडिंग करें। हाँ सर जी, रीडिंग कर लो रे रीडिंग। तो पहले 2 पेज ऐसे ही, उसके बाद देख लो यहाँ से पढ़ के, वेदर द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी टैक्स। अरे वही तो आ गया ना, क्रेडिट लीजर का जो पैसा है किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है सर। क्रेडिट लीजर, ऊपर एक और रह गया सर, कैश लेजर का जो पैसा है वो किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, किसी के लिए भी, चले आइए, टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, ये है वो है, सबके लिए। और क्रेडिट लेजर का पैसा सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। आउटपुट टैक्स चाहे सेल्फ असेस्ड वाला हो या डिपार्टमेंट ने डिमांड निकाली हो वो वाला हो। हम जानते हैं कि हमारा जो ई लायबिलिटी रजिस्टर होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 सेल्फ असेस जो हमने रिटर्न फाइल कर दी है उनसे लायबिलिटी क्रिएट हुई है, और जो पार्ट 2 होता है वो वाला होता है जो डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर डिमांड रेज करी हुई है, वैसे करके। ठीक है जी। फर्दर कह रहे हैं कि भाई साहब देखो ये जो आउटपुट टैक्स होता है ना इसमें इंक्लूड नहीं होता क्या, जो रिवर्स चार्ज में पे करते हैं। अगर मैं कोई रिवर्स चार्ज में पेमेंट करके चल रहा हूं तो मेरा आउटपुट टैक्स नको नहीं होता रे, वो मेरी इनपुट टैक्स होती है, क्योंकि उसके जन्मदाता इनवार्ड सप्लाई होती है। इनवार्ड सप्लाई से जो जन्मेगा वो इनपुट टैक्स होगा। आम के पेड़ पर आम लगता है, केले के पेड़ पर केला लगता है, इसी तरीके से इनवर्ड सप्लाई से निकलेगा तो इनपुट टैक्स निकलेगा, आउटवर्ड सप्लाई से निकलेगा तो आउटपुट टैक्स निकाला जाएगा। तो सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए है।
आगे पूछते हैं कि जो आपका क्रेडिट लेजर है, क्या भाई साहब किसी और लायबिलिटी के लिए है? भाई दिमाग क्यों चाट रहे हो? नहीं, इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, बात खत्म। आगे बोलते हैं यहां पर आकर कि वो इन बिटवीन जो ट्रांसफर किया जा रहा था कैश लेजर के अंदर, विद इन द कैश लेजर भी हो सकता है और एक कैश लेजर से दूसरे कैश लेजर में जा सकता है, बशर्ते कि आपने जहां से जा रहा है डीम्ड डिस्टिंक्ट वाले से, तो उसमें आपकी कोई अनपेड लायबिलिटी ना बची हुई हो। रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर कर सकते हैं एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर IGST, CGST, SGST और UTGST, और दूसरा IGST, CGST ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, इसमें भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। रूल्स में लिखा मिलेगा कि आप GST PMT 09 के तहत उसे आप कर सकते हो। दूसरा, जब डिस्टिंक्ट पर्सन की बात आती है, ध्यान दीजिएगा, जहां से जा रहा है तो वहां आप ही कोई लायबिलिटी बची हुई नहीं होनी चाहिए। रीडिंग करा रहा हूं मन की तसल्ली के लिए, वरना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो लिखवा दिया कागज पे वो मोर देन सफिशिएंट है मेरे बच्चा। अच्छा जी। ये आगे पर्वत वाली बात, नदियां तो बहा दी थी, लेकिन उसके लिए पर्वत नहीं था, पहाड़ नहीं थे। कि कहीं कुछ भी लिखा हुआ हो ऐसी के तैसी में जान, तो जो हम कह रहे हैं वो सुनिए। द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई सच मैक्सिमम पोर्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जो कि 99% यहाँ पर सरकार ने प्रिस्क्राइब किया था, और वो अंडर किया था रूल नंबर 86B करके, अंडर दिस एक्ट और अंडर द IGST एक्ट, विच मे बी डिस्चार्ज्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जो वहां से आपका डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो इसकी एक पावर यहां पर जनरेट करी है बाई अ रजिस्टर्ड पर्सन और क्लास ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और प्रेस्क्राइब्ड किया गया है यहां पर। तो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट। सेक्शन 50 जो का त्यों चलता आ रहा है। तो यहां पर लिखा है इन्होंने पहले वर्डिंग थी कि ITC आपने ज्यादा क्लेम कर रखा है अंडर सेक्शन 4210, या आपने आउटपुट टैक्स घटा रखा है 43। ये दो सेक्शन हैं जो ना आज तक कभी इफेक्टिव हुए, ना सिलेबस में थे, और अब ये डिलीट भी हो चुके हैं। जब ये डिलीट हो गए, और प्रैक्टिकली ये थे ही नहीं, जब इफेक्टिव नहीं हुए तो नोबडी कैन फॉल विद इन द लाइंस। खत्म कर दिया इनको। मैंने क्या लिखा था? 42 लिखा था, 43 लिखा था वहां पे। 40, हाँ 3 था ना यहाँ पे, ये 42, 43, 42 में ये और 43 में ये, ठीक है। तो हो गया। क्या बोलते हैं? वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, द रजिस्टर्ड पर्सन शेल पे इंटरेस्ट ऑन सच इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड, इधर कबूतर, द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड अवेल करने मात्र से इंटरेस्ट नहीं आएगा, एंड आपने यूटिलाइज भी कर लिया हो तो ही हम बात करके चलेंगे, जब एक्चुअल में आपने गवर्नमेंट को डेंट पहुंचा दिया है। On such input tax credit wrongly availed and utilized at such rate not exceeding 24% as may be prescribed by the government, and the interest shall be calculated in such manner as may be prescribed. Okay. अब यहीं से आपका जन्मा था रूल नंबर 88। चाहो तो पढ़कर देख सकते हो, एक नई बात मिल सकती है उसके अंदर जाकर आपको। ये रहा रूल नंबर 88 आपका, 88B करके। तो ये तो पुरानी बात कर रहा है जो सेक्शन में लिखी हुई थी, इसमें नई कुछ पढ़ने योग्य बात है तो वो ये वाली है, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल। मैंने कहा था ना कि वर्डिंग्स उलट पुलट करके दे रखी हैं, तो वर्डिंग्स में मत जाना। मैंने साधारण लैंग्वेज में आपको पढ़ा दिया है कि भैया पहले आपको गुड वाला यूज़ करना है और फिर आपको यहाँ पर बैड वाला यूज़ करना है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड शैल बी कॉन्स्टिट्यूट टू हैव बीन यूटिलाइज। हम जो अपना बैड वाला था, बैड को यूटिलाइज कब मानेंगे, है ना, कब मानेंगे? व्हेन द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर का बैलेंस जब आपका नीचे आ जाएगा बिलो द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड, जब आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, एक बात बताऊं, गुड बैड याद रखना, आपको बस इस बताने के लिए कि आप ये शब्द पढ़ने बैठ गए, बोलो यार ये क्या लिखा है, ऐसा तो हमने नहीं देखा, तसल्ली के लिए पढ़वा रहा हूं कि देखो हमने जो किया है वो ठीक किया है, सरल भाषा में किया है। कह रहा है जब बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपका नीचे आ जाएगा बिलो द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड, मतलब क्या सुनो, जैसे कि
यहाँ पे आइए आप, मैंने क्वेश्चन कराया था ना, हाँ, अभी यहाँ पर ये आपने यूटिलाइज कर लिया। मुझे बता सकते हैं आपका जो ई क्रेडिट लेजर है उसका बैलेंस कितना आ गया था? बैलेंस आ गया था 3000। तो आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए और बताइए कितना आपका बैड आईटीसी इस्तेमाल हो गया। सर जितना तक बैलेंस इसके नीचे आ जाएगा, तो वो बोल रहा है इस तरह से कि बैड आईटीसी यहां पर यूज हो गया अपना 5000। मैंने इस बात को आगे चल के वैसे बोला है साधारण तरीके से कि यार पहले गुड को यूज कर लो, जो बचा हुआ है वो बैड में से हुआ होगा, बात खत्म। मैं आराम से बात कर रहा हूं, वो टेक्निकल बात कर रहे हैं कि जितना तक आपका ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस नीचे आ जाएगा इस अमाउंट से, उतना तक यूज मान लिया जाएगा। अगर मैं ये कहता हूं, मान लीजिए कि यहां पर जो आपका ये अमाउंट है जो 20 दिख रहा है, ठीक है, अगर ये 20 की बजाय 22 होता तो क्या होता? 22 छोड़ो, अगर ये 20 की बजाय आपका 27 होता तो क्या होता? तो मेरा जो अपना तरीका है कि पहले गुड को फिर बैड को, तो मेरे पास गुड 27 था तो पूरा का पूरा 25 उसी में से भर देता, फिर मेरे पास बैलेंस बचता ये 10,000। तो मुझे बताइए क्या यहां पर बैड आईटीसी इस्तेमाल हुआ? उनको लैंग्वेज क्या लिखी है कि जब ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस इससे नीचे आ जाएगा, तो जितना नीचे आया उतना बैड क्रेडिट इस्तेमाल हो गया। यहां तो नीचे आया ही नहीं, इसका मतलब यहां पर बैड क्रेडिट इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, और वो भी मैं ही कह रहा हूं कि नहीं हुआ है। आगे बात समझ में? ऐसे करके सर अगर मान लीजिए ऐसा हो तो कैसा होगा? सपोज करो सर जैसे आपका 3000 का यहाँ बैलेंस आ रहा था, है ना, और मैं मान के चलूं अगर यहाँ पर आकर कि अगर मेरे पास इस दौरान इस पीरियड में मैंने नया गुड क्रेडिट यूज कर लिया होता 25 का, तो यहां पर मेरे पास मतलब नया क्रेडिट बुक कर लेता, अगर मैं यहां पर 3000 ऊपर से आया 25 का नया बुक कर लिया मैंने, तो मेरी पॉलिसी के मुताबिक पहले मैं गुड को यूज करूंगा फिर बैड को। तो गुड मेरा इतना था कि मेरी लायबिलिटी को पे ऑफ कर देता और ये 3000 आगे के महीने में फिर खिसक के चला जाता। तो क्या मेरा बैड यहां पर इस्तेमाल हो पाता? नहीं हो पाता। मैं तो पहले इसको इस्तेमाल करता, बैड मेरा आगे फिर कंटिन्यू कर जाता, है ना। तो मैं भी वही कह रहा हूं और ये भी क्या कह रहे हैं कि अगर ये 25 है तो टोटल 28 बचा, जो मेरा बैलेंस बचेगा अगले महीने के लिए 3000 बचेगा। तो ये चेक करो, ये बैलेंस और जो आपका बैड क्रेडिट है, तो क्या ये आईटीसी का बैलेंस नीचे आया? नहीं आया। तो मतलब इस महीने में आपका बैड क्रेडिट इस्तेमाल नहीं माना जाएगा अगर मेरे पास यहां 25,000 क्रेडिट होता है। तो अगर मैंने पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया, मेरा तो बैलेंस यहां पर जीरो हो गया, जीरो हो गया तो मतलब मैंने पूरा का पूरा 3000 का क्रेडिट इस्तेमाल कर लिया। तो बाबू मेरे वो इस तरह से यहां से बोल रहा है, मैं सरल भाषा में यहां पर आकर बोल रहा हूं कि पहले गुड को इस्तेमाल कर लो फिर बैड को इस्तेमाल कर लो, बात खत्म। बताइए आसान कौन सा है? हमारा। ऑब्वियस सी बात है, इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ लैंग्वेज रीड कराई इसलिए कि आप समझ पाओ कि हाँ यार ये ऐसे करके हुआ है। हाँ, एक चीज जरूर इसमें मुझे अटपटी सी लगी है भाई। मान लीजिए मेरी जनवरी महीने की बात हो रखी थी और इसके लिए मेरी जो ड्यू डेट पड़ती है वो पड़ती है फेब्रवरी 20th फेब्रवरी ना, हाँ जी, 20th फेब्रवरी इज माई ड्यू डेट। तो मेरा जो बैड क्रेडिट को यूज करने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ये कहां से कैलकुलेट होगा भाई मेरे? ये कहां से कैलकुलेट होगा सर? ये जो कैलकुलेट किया जाएगा ना आपका बैड क्रेडिट का, ये आपका कैलकुलेट किया जाएगा आफ्टर 20th फेब के बाद से। अच्छा ठीक है, पर मान लीजिए मैंने एक्चुअल में पेमेंट कर दिया, यानी कि रिटर्न मैंने फाइल कर दी 18 फरवरी को, तो मैंने गवर्नमेंट को पैसा यहां पर कम दे दिया। तो ब्याज कब से लगना चाहिए? 20 से या 18 से? जहां तक मेरी अपनी समझ है 20 के बाद से ही ब्याज लगना चाहिए, क्योंकि 20 तक तो गवर्नमेंट पत्थर रख के बैठी है ना, 20 तक की डेट दे रखी है ना कि यहां तक हम आपसे ब्याज की बात कभी नहीं करेंगे। 20 तक ब्याज की बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन उन्होंने पता है क्या बोला है? अब पता नहीं क्या खुंदक में आके बोला, गुस्से में बोला है कि विच एवर इज अर्लियर, यहां से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया जाएगा। तो अगर आपने 20 से पहले रिटर्न फाइल कर दी, टैक्स भर दिया, तो आपका ब्याज वहीं से शुरू हो जाएगा। ये प्रोविजन गलत लगता है मुझे, क्योंकि यार गवर्नमेंट डिमोरलाइज कर रही है व्यक्ति को कि ठीक है पहले पेमेंट करना ही मत, ड्यू डेट पर ही पेमेंट करना। और अगर लेट पेमेंट किया 20 की वजह 25 किया तो फिर 20 से काउंट करेंगे।
तो यहाँ पर इस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि 20 फरवरी के बाद से ही काउंटिंग की जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रोविजन नहीं है। उन्होंने बोला कि देखो द डेट ऑन विच रिटर्न इज ड्यू टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 10 और द जो ड्यू डेट है आपकी वो यानी कि 20 फरवरी और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, वहां से आपका ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। बस ये नया पॉइंट यहां पर था मालिक। तो इस तरह से हमारी बात यहां पर आकर हो जाती है। और क्या है, ये रूल 85 में थोड़ा चेंज है। दरअसल सेक्शन 42 43 खत्म हो गए हैं, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग इफेक्ट थे, जो बच्चे थे, वो भी निकल लिए वहां से। तो प्रैक्टिकली नॉट एन अमेंडमेंट ये। और ये जो है ये तो पुराना ही है 4A, ये तो पुराना वाला ही है। ये जो है नॉट रेलिवेंट, हालांकि मैंने करवा दिया है आपको, नॉट रेलिवेंट फॉर यू बिकॉज रिफंड का चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। रिफंड चैप्टर नॉट इन योर सिलेबस। वो था ना कि भाई आईटीसी का रिफंड अप्लाई किया, फिर वो हो गया, कैश लेजर में आ गया। तो आपकी नॉलेज के लिए वो देखना चाहो देख लेना, वरना देखना चाहो मत देखना, वैसे करके है आपके लिए, ठीक है। यूपीआई और आईएमपीएस जब ई कैश लेजर में ट्रांसफर करेंगे तो 2 मोड और यहां पर बढ़ा दिए गए हैं। ये करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आ गया इसका। और ये आ गया वो रूल्स के अंदर कि जब हम डिस्टिंक्ट पर्सन या ई कैश लेजर के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। मालिक कहना क्या चाहता हूं मेरे भूरा, जो लिखवाया है ना कागज पे, बस और कुछ नहीं लिखना तुझे, और कुछ नहीं करना। मन की तसल्ली के लिए मैंने आपको ये रीड यहाँ पे करवाया है। तो अब आगे चलें। चलो मालिक, अब अपने अगले चैप्टर की तरफ हम मूव कर जाते हैं ऐसे करके। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ अपने नए चैप्टर के साथ में, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आइए जरा, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। छोटे छोटे कई सारे चेंजेस इस चैप्टर के अंदर किए गए हैं। आराम से, इत्मीनान से, सरलता और सहजता के साथ सारे बातों को हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले यहां पर नंबर आता है, पहले वो बताइए जो आप जानते हैं। सर हम ये जानते हैं, देखिए कि यहाँ पर सप्लायर होता है, हाँ बोलो हाँ। इधर अपना ये रेसिपिएंट आदमी हो गया, इनके सर पे नाचता है जीएसटी का पोर्टल। ठीक साहब, यहां से यहां के लिए सप्लाई कर दी जाती है ये बात। फिर इधर से यहां के लिए हम लोग बात करते हैं, बंदे को अपना GSTR1 फाइल करना होता है और देना होता है बाई 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। उसके बाद में फिर क्या होगा रे, यहां से यहां के लिए एक ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट GSTR2B इशू किया जाता है। फिर इधर आ जाइए आप, यहां पर बोलते हैं भाई साहब भगवान झूठ ना बुलाए कि आपको GSTR2 फाइल करना पड़ेगा। और कब फाइल करना पड़ेगा ये, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ को, यहां तक ही अपना देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप इसे फाइल कर सकते हैं 11 के बाद से। ओके सर जी। इधर हालांकि शुरू में जो 10 लिख रहा है ना, ये पहले जो 11 लिखा हुआ है, ये पहले 10 हुआ करता था, बाद में 11 हुआ। उसके बाद फिर यहाँ से जब GSTR2 आपका चला जाएगा, जिसके अंदर आप ITC को क्लेम करेंगे, फिर यहाँ से मैचिंग कराने के लिए एक स्टेटमेंट बन के आएगा कि भाई इन्होंने अपनी लायबिलिटी ये बताई है और तुम अपना ITC ये क्लेम कर रहे हो। तो आउटपुट लायबिलिटी में और ITC में अगर कोई अंतर नजर आता है तो वैसी बात है, यहां पर आकर ये एक फॉर्म देते थे कि भैया मिसमैच क्यों हो रहा है, जरा बताइए। GSTR1A करके यहां पर एक फॉर्म आएगा एंड उसके बाद ही बोलेगा हाँ 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 हाँ, दरअसल उसने ज़्यादा क्रेडिट ले रखा, मैंने आउटपुट लायबिलिटी कम बताई थी, तो मैं अमेंड कर देता हूं अपने GSTR1 को। और इसके लिए डेट हुआ करती थी
16th और 17th, ठीक है। उसके बाद फिर सारा खेल खत्म होने के बाद में GSTR 3 जाएगा बाई 20th। ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था ऐसे करके। तो आप देख रहे हैं जब ये आपका महीना है ट्रांजैक्शंस वाला और ये आपका नेक्स्ट मंथ आ जाता है, करंट मंथ, ये करंट था, ये अपना नेक्स्ट मंथ ऐसे करके आया। तो 11th यहाँ तक हमारा GSTR 1 11th तक, जो कि पहले 10th हुआ करता था। एंड उसके बाद फिर क्या होगा इन बिटवीन इस डेट के बाद में, लेकिन 15 तक ये जाएगा GSTR 2 जाएगा। एंड उसके बाद में फिर आप 16-17 तक, 16-17 की डेट में GSTR 1 को आप अमेंड यहाँ पर कर सकते हो ऐसे करके। और फिर 20th को चला जाएगा आपका GSTR 3 करके। ये मॉडल सरकार ने इनिशियली लॉन्च किया था, ठीक है जी। लेकिन इसके मन मुताबिक हो नहीं पाया। प्रैक्टिकल लाइफ में जो आज तक चल रहा था वो ऐसे। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, ये एक रेल की पटरी है जिस पर एक समय में एक ही रेलगाड़ी चल सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये इसका टाइम चल रहा होगा तो 2 नहीं भरा जा सकता, और जब 2 का टाइम चल रहा होगा तो 1 पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, वैसे करके बोलते हैं मालिक, ठीक है जी। तो एक समय में एक के लिए ही टाइम अलॉट किया गया है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमने क्या देखा कि बातें कैसे हो रही थी। इसमें हो रही थी साहब, मैं उसी को वापस लेके आता हूं, यहां से इसको मैंने कॉपी मारा ऐसे करके यहां डाल दिया, देखा मेरा कमाल। हाँ जी, अब इसमें एक तो जो ये 1A है, 1A जैसा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि जो मैचिंग मिसमैचिंग का कॉन्सेप्ट है वो कराया जाता था, मैचिंग और मिसमैचिंग का जो कॉन्सेप्ट अंडर सेक्शन 42, 43, ठीक है जी, विद कॉरस्पॉन्डिंग ढेर सारे रूल्स के द्वारा ये सरकार ने कॉन्सेप्ट अपना तैयार यहाँ पर किया था, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं हो पाए, नॉट इफेक्टिव, और ना ही कभी ये आपके सिलेबस का एक बार भी पार्ट रहे, ठीक। तो जब मैचिंग मिसमैचिंग की बात ही नहीं तो वो 1A का चक्कर खत्म हो गया, और सरकार ने यहाँ पर ये 2 का भी चक्कर ख़त्म किया कि ये भी लॉन्च नहीं हो पाया, ना 1A आ पाया, ना आपका ये 2 आ पाया, और ना ही आपका जो 3 था ये आ पाया। तो फिर हुआ क्या कि यहाँ पर आकर ये लेग आ ही नहीं पाई, एंड उसके बाद बस यहाँ पर आकर बंदे को GSTR 3B यहाँ पर देना होगा। मतलब ये कि ऐसे समझिए बात को, GSTR 1, 2 और 3 ये सरकार का ड्रीम था, लेकिन इसमें से एप्लीकेबल क्या हो पाया, 1 की जगह 1 लग गया, ये कभी नहीं आ पाया, ये कभी नहीं आ पाया, और इसकी जगह 3B की बात हो पाई, ठीक है जी। अब जो ड्रीम सरकार ने सजाया था कि हमें ऐसा करना है, 1A 2 3 करके चलना है, और वो आज तक इतने सालों में इफेक्टिव नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, जब इफेक्टिव हो ही नहीं पा रहा है हमसे, तो फिर हम बिना बात के ये लॉक में खिचड़ी बना के क्यों रख रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन तमाम चीज़ों को यहाँ से मालिक डिलीट कर दिया है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हो चुकी हैं आपकी डिलीट, थ्योरी से भी, और जो प्रैक्टिकल सिचुएशन चल रही थी वही आपकी आगे कंटिन्यू करके चलेगी ऐसे करके। तो ये सिस्टम ही इन्होंने ख़त्म कर दिया, जो प्रैक्टिकल था वही अब फाइनल कर दिया है। इस लिहाज से देखा जाए, और हमने पढ़ा भी इसी पैटर्न पे है, तो प्रैक्टिकल ये कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। जो कचरा पड़ा हुआ था, होता है ना बहुत सारा सामान आप और हमारे घर में रखा रहता है, दिवाली आती है, अरे ये भी फेंको, ये भी फेंको, ये भी फेंको, इतना सारा कूड़ा निकाल कर बाहर डाल देते हैं, ठीक है जी, कि भाई फेंको ये, और उसके बाद जब छटनी करने होती है तो 1 बाई 1 कर सारा कूड़ा वापस आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि यार जब ये यूज हो ही नहीं पा रहा है तो बिना बात के लॉ में फालतू की चीजें क्यों डालें, इन्होंने खत्म ही कर दिया सारा का सारा। तो क्या क्या खत्म हो गया है ध्यान दीजिए, GSTR 1 खत्म हो गया, सॉरी GSTR 1A खत्म हो गया है, GSTR 2 खत्म हो गया है, और GSTR 3 खत्म हो गया है। दैट इज GSTR 1A 2 और 3 ये आपके
ओमिट्स कर दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं मेरे बच्चा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ बोलोगे तो मुझे बहुत सारा अच्छा लग जाएगा ऐसे करके। दूसरी बात ये जो वर्ड यहां पर ड्राफ्टेड है, इस वर्ड को भी इन्होंने चेंज किया है। इसको लिखा है ऑटो जनरेटेड। ये ड्राफ्ट नहीं कर रहा है इससे कोई, ये ऑटो सिस्टम के द्वारा जनरेट किया जाता है और सिस्टम चीज़ों को ड्राफ्ट नहीं जनरेट करता है। ठीक है जी, तो एक शब्द में सुधार किया है, बाकी तो चीज़ जो की त्यों वैसे के वैसे ही रखी हुई है जी। अब इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस यहां पर डाले गए हैं, नंबर 2 पर आ जाइए आप लोग। ऐसे करके जब कोई किसी प्रकार की रेक्टिफिकेशन हमें करनी होती है किसी भी फॉर्म के अंदर, तो नॉर्मल हमारी डेट क्या हुआ करती थी, ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं। रेक्टिफिकेशन के लिए सर वो हुआ करता था 20 अक्टूबर। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती है। 20 अक्टूबर काट दिया गया है और यहां पर कर दिया है 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये वाला है ना। और एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न फाइलिंग की आपकी आ गई डेट, एंड विच एवर इज अर्लियर, ये बन जाएगी मेरे भूरा आपके लिए यहां पर आकर लास्ट डेट। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। दूसरा बदलाव आपका ये आ गया है। किताब भी देख लेंगे, पहले मन की भड़ास निकाल लें। हाथ से लिखकर जो सीखने में मजा आता है वो किताब से कभी भी नहीं आ सकता है। सही पकड़े हैं? हाँ सर जी। उसके बाद अब आता है तीसरा एक और नंबर। सरकार ने कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए क्या किया हुआ है, जैसे मान के चलिए आप यहां पर हैं, ओके सर जी यहीं हैं, हम कहां जा रहे हैं, आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और यहां से आपको देना होता है इधर आकर GSTR1 देना होता है और फिर आगे चल के GSTR3B ये देना होता है ना। फिर अगले महीने की जब बात करेंगे हम, नेक्स्ट मंथ में आकर भी आपको ये करना होता है काम। जी साहब, ये आ गया मालिक नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ भी देंगे आप GSTR1 और अगले महीने के लिए फॉर नेक्स्ट मंथ, और ये आ गया GSTR3B देकर चलेंगे। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात एक ये कही है, आपको सुन के मजा सा शायद आ जाए। तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि अगर कोई व्यक्ति अपना इनिशियल यानी कि ये वाला GSTR1 नहीं देता है, मान लीजिए जैसे अभी चल रहा है आपका जनवरी, तो जनवरी का मेरा GSTR1 जाएगा फरवरी में, नहीं सर फरवरी चल रहा है अब तो, हाँ ठीक है फरवरी चल रहा है, तो फरवरी का जाएगा अपना मार्च में, तो मैं वो GSTR1 फाइल नहीं करता, यहां पर फाइल नहीं किया, तो क्या अगला GSTR1 अगले महीने के लिए जो फाइल होगा उसे फाइल कर सकता हूं? नहीं सर, अगर आपने ये फाइल नहीं किया तो ये भी फाइल नहीं कर सकते। जब ये फाइल नहीं किया तो ये फाइल अगले महीने का कर नहीं सकता, और जब ये फाइल नहीं होगा तो क्या ये फाइल कर पाऊंगा? आप ईमानदारी से बताइए, क्योंकि 3B डिपेंड अपॉन GSTR1। जब तक ई लायबिलिटी रजिस्टर में कोई अपडेशन आएगी नहीं तो कॉन्सिक्वेंटली लॉजिकली एथिकली ये भी आपका फाइल नहीं हो पाएगा। सही पकड़े हैं? यस सर। मान लीजिए फरवरी महीने का मैंने GSTR1 तो फाइल कर दिया है, लेकिन मैंने मालिक यहां पर 3B उसका फाइल नहीं किया। अगर मैं किसी पर्टिकुलर मंथ का 3B फाइल नहीं करता हूं तो क्या अगले महीने का GSTR1 दे पाऊंगा? तो गवर्नमेंट कहती है पहले पुराने पापों को धोइए, तब तक आगे नहीं बढ़ने देंगे हम जब तक पुराना हिसाब क्लियर नहीं करते हो। वो किसी भी प्रकार का ब्रेक बीच में नहीं चाहते हैं, ब्रेक नहीं हो सकता है। अगर पिछड़ा नहीं दिया है, अगर ये आपने मिस कर दिया है तो आप इसको अगले वाले को यहां पर फाइल नहीं कर सकते हैं, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। और दूसरा, अगर ये नहीं दिया तो अगला ये फाइल नहीं कर पाओगे, ये फाइल नहीं कर पाओगे तो क्या आप ये फाइल कर पाओगे? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। ऐसे जैसे ये फाइल नहीं किया तो ना GSTR1 दे पाओगे और ना ही आप 3B अपना दे पाओगे। मतलब कुल मिलाकर बात ये है, अगर आपने ये मिस कर दिया तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा, अगर आपने ये मिस कर दिया तो भी आगे कुछ नहीं हो पाएगा। चुपचाप जो बोला है जैसे बोला है करते रहिए, वरना ऐसी की तैसी। और फिर से हिदायत दे रहा हूं,
बाहर टैक्सेशन का कर्फ्यू लगा हुआ है, कुछ भी उल्टा पुल्टा काम मत करना। जो सरकार जैसे कह रही है, जो मांग रही है, जितना टैक्स बनता चुपचाप हाथ जोड़ के नमस्ते करके दे आना, वरना बहुत लंबे चक्कर में पड़ जाओगे। सलाह दे रहा हूं, अपने तक सीमित रखना, मत इसको बाहर भी फैला देना, ठीक है। जब कर्फ्यू लगा होता तो ज्यादा पंगे नहीं लेते, वरना लट्ठी पड़ता है जाके कर्फ्यू में, ठीक है जी। तो ये जो बात मैंने कही है, ये कई बार सेक्शंस में देखने को मिलेगी, रूल्स में देखने के लिए मिलेगी, अलग अलग जगहों पर, बट फाइनल जो क्रक्स आपका निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि ये मिस कर दिया तो आगे कुछ नहीं, ये मिस कर दिया तो मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए। टू मेंटेन कंटिन्यूटी, ठीक है जी। अच्छा सर, मान लीजिए अगर हमने जीएसटीआर 1 नहीं दिया है, ठीक है, जीएसटीआर 1 या 3B हमने नहीं दिया, तो अगला वाला जीएसटीआर 1 भी 3B भी नहीं दे पाएंगे, है ना। जीएसटीआर 1 या 3B अपना हम नहीं दे पाएंगे अगर मैंने ये मिस कर दिया तो। फिर उसके आगे वाला भी नहीं दे पाएंगे, उसके आगे वाला नहीं दे पाएंगे। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट ये पड़ेगा, आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखा था, आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसे कैंसल करने की नौबत आ जाएगी। लगातार 2 मिस करते ही आपका ई वे बिल बनना बंद हो जाएगा, और आप बिना ई वे बिल के, बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कारोबार करेंगे तो आपका जो भी गुड्स वगैरह है उसको सीज कर दिया जाएगा, सरकार के नाम पर उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी, और उसे भरे बाजार आपके गुड्स वगैरह को नीलाम कर दिया जाएगा, और आपको सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। तो देख रहे हैं, जैसे कहते हैं कि एक चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है, तो ये गलती मत करना। ये एक चिंगारी की तरह ही है, दिखने में बहुत छोटा है लेकिन इसके लॉन्ग रन में जाकर साइड इफेक्ट बहुत ही कैड़े निकल कर आते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी गलती आप ना करें जो आपको समस्या में डाल दे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ बोलो हाँ। हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आगे आइए जरा। ये मैंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनका जिक्र कई सारे सेक्शंस में, रूल्स में किया गया है, तो मैंने इकट्ठा करके, कंसोलिडेट करके उन बातों को आपके सामने एक बार रख दिया, ना कि अलग अलग जगह पर जाकर टुकड़ों टुकड़ों में बातें पढ़े हम, उसके बजाय मैंने यहां पर चीजें रख दी हैं। 3 नंबर के बाद अब आता है आपका नंबर 4। अब जो सेक्शंस और रूल में बदलाव हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम अबव, जो मैंने ऊपर डिस्कस कर दिए, उनके अलावा जो चेंज हुए हैं मैं उनको आपसे यहां पर 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं, ठीक है जी। तो ये आता है आपका सेक्शन नंबर 37, जिसमें हम लोग बात करते हैं GSTR1 फाइल करने की बातें करी जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम अबव, उसमें क्या चेंज यहां पर लाया गया है मेरे बच्चा? जी साहब देखिए, भगवान झूठ ना बुलाए, बिल्कुल भी। वहां पर लिखा हुआ था कि GSTR1 जो है अपना, वो आफ्टर 15 नॉट टू फाइल, नॉट टू फाइल, बिकॉज, क्यों फाइल नहीं हो सकता? बिकॉज फिर GSTR2 का टाइम स्टार्ट हो जाता है ना, उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है, इसलिए GSTR1 की ट्रेन को रोक देते कि शताब्दी जा रही थी, राजधानी का टाइम होगा, शताब्दी को रोक दीजिए, राजधानी निकलेगी। अब जब राजधानी है ही नहीं, अब यहां पर आकर आपका जो GSTR2 है वो खत्म किया जा चुका है, तो ये रिस्ट्रिक्शन जो थी कि आपका 15 के बाद नहीं हो सकता, ये रिस्ट्रिक्शन भी यहां से ओमिट मालिक कर दी गई है कि आप 15 के बाद GSTR1 फाइल नहीं कर सकते। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ बोलो हाँ। आप देखेंगे बहुत सारे चेंजेस आपके इन्हीं वजहों से आए हैं कि GSTR1A, GSTR2 और 3 आपके खत्म कर दिए गए हैं। उसके बाद नंबर 5 पर आ जाइएगा। इधर आता है मालिक आपका सेक्शन नंबर करके, भगवान झूठ ना बुलाए, 38, सेक्शन 38, जिसमें हम लोग फाइल करने की बात करते थे GSTR2 को। अब चूंकि ये आपका हो गया है खत्म, इसलिए इस सेक्शन को गवर्नमेंट ने किया है रीड्राफ्ट, यानी कि ओल्ड सेक्शन डिलीट कर दिया है, ओल्ड सेक्शन को डिलीट कर दिया, ओमिट कर दिया है, और इसको नए सिरे से इन्होंने यहां पर ड्राफ्ट करके दिया है। अब जो नया ड्राफ्ट सेक्शन है वो क्या बोलता है, आइए डिस्कस करते हैं। तो नई ड्राफ्टिंग इसकी क्या बोलती है, ये देखिए। पहले इसमें GSTR2 को फाइल करने की बात कर रहे थे, वो खत्म हो गया, अब कुछ और ही इसमें लिख दिया इन्होंने। अब लिखा क्या है कि देखिए, जो आपका GSTR2B है उसके बारे में जानकारी दी है,
मतलब समझना बात को मेरी को, कि पहले जो अपना ये था सेक्शन 38 इस बात के लिए था, लेकिन अब उन्होंने जो फोकस है वो 2B के ऊपर लगा दिया है, तो यहां के लिए 2B के लिए रख दिया आपका सेक्शन नंबर 38। तो ये है फॉर GSTR2B करके। वो कह रहे हैं कि जब हमारा GSTR2B आएगा ना, तो वो कैसा दिखेगा, क्या क्या उसके अंदर कंटेंट रखवाया जाएगा, उसमें हम ये भी गाइड करेंगे कि आपको कौन कौन से इनवार्ड सप्लाई का क्रेडिट मिलेगा और कौन कौन से इनवार्ड सप्लाई का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, आना जरा मेरे साथ। gst.gov.in। तो GSTR2B की थ्योरी पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कैसा GSTR2B दिखता कैसा है। ये आ गया जी अपना कितना 75 है ना, ये 754474 ऐसे करके है, और ये मैंने लॉगिन कर दिया है। मैं सर्विसेज पे जाता हूँ सर्विसेज पे जाके मैं गया रिटर्न्स में रिटर्न डैशबोर्ड पर चलते हैं, और रिटर्न डैशबोर्ड पर कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सा भी ईयर इसके अंदर। मान लीजिए हमने 2021 कर लिया, मार्च का महीना पकड़ लेते हैं, यहाँ पर ये आ गया जी। तो GSTR1 2A 2B, ये 2B पर मैंने क्लिक कर दिया है व्यू। तो ये ऐसा दिखता है मेरा 2B, ठीक है जी। ऊपर बोल रखा है समरी है, और यहाँ पर है अपनी ऑल टेबल्स, यहाँ समरी है, ये ऑल टेबल्स है। मैंने ऑल टेबल्स पर क्लिक कर दिया है। तो GSTIN ऑफ द सप्लायर पहले कॉलम में दे रखा है, दिस इज 2B, जो कि ऑटो जनरेटेड है, जो मेरे सप्लायर्स ने GSTR1 फाइल किया था उसके बेसिस पर ये मुझे मिला है। ये जाइंट लॉजिस्टिक हो गया, कुरियर वाला है, DMA चार्ट अकाउंटेंट है हमारे, RR एंटरप्राइजेस, ओम आर्ट प्रेस, अगली रो भी है यहाँ पर, नेक्स्ट नंबर भी आ रहा है, ओम आर्ट प्रेस, अलाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पावर ऑल सर्विसेज, ऐसे करके है। तो ये आ गया, इसका ट्रेड नेम आ गया, इनवॉइस का नंबर आ गया मालिक, इनवॉइस टाइप रेगुलर आ गया जी, इनवॉइस की डेट आ गई, इनवॉइस की यहाँ पर वैल्यू भी आ गई है, ठीक है जी। प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया, क्या सप्लाई पर रिवर्स चार्ज लगता था वो आ गया, टैक्सेबल वैल्यू आई, IGST, CGST, SGST जो मुझे क्रेडिट मिलना है ना, GSTR1 या IFF यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, उसके बारे में बताया कब फाइल है, एंड ये सारी। और आगे सबसे आ रहा है ITC अवेलेबिलिटी। तो जो आपका 2B है इसमें तमाम प्रकार की इनवार्ड सप्लाई का जिक्र किया गया है विद द वैल्यू एंड टैक्स अमाउंट, एंड इसके साथ साथ ये ITC अवेलेबिलिटी की बात भी आपसे कर रहे हैं कि आपको इनमें से किस किस का ITC मिलेगा, किस किस का नहीं मिलेगा। तो जहां पर ये मेरे में सब में यस लिखा हुआ है, अगर किसी का मुझे ITC नहीं दिया जाएगा, नो लिखा होगा, और नो के आगे रीजन भी लिखा होगा कि हम आपको इसका ITC क्यों नहीं दे रहे हैं। आगे बात समझ में, इसको आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो कस्टमाइज करके यहाँ पर, जिसमें सप्लायर वाइज डिटेल ये आ गई, ये डॉक्यूमेंट डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है मालिक, ऐसे करके अपनी मैंने इसमें कर दिया। ये सप्लायर वाइज देखूंगा तो ये आ जाएगा कि DMA का बिल आया है इतने का, ओम आर्ट प्रेस का 15 लाख का, जाइंट लॉजिस्टिक का 1175 का है, और ये ऐसे करके है, और ये सारी बात अपनी यहाँ पर दे रखी होती है। तो आप इसे डॉक्यूमेंट वाइज, सप्लायर वाइज, समरी एंड लाइक ऑल टेबल्स, वैसे करके किसी भी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब जो सेक्शन 38 है, चूंकि वो 2B के लिए बनाया हुआ है, तो 2B के बारे में क्या लिखोगे, आपकी 2B में कंटेंट क्या क्या होता है, और कब ITC मिलता है और कब ITC नहीं मिलता है। जो यहां पर रीजन की बात कर रहे हैं, ये रीजन पिक होके आएगा आपका सेक्शन नंबर 38 से मालिक। तो उसके बारे में क्या बोला गया है, आइए देखते हैं। तो इसमें बोलते हैं कि वंस GSTR1 फाइल्ड बाय द सप्लायर, ठीक है, देन एन ऑटो जनरेटेड, पहले वर्ड ड्राफ्टेड था, नाउ ऑटो जनरेटेड, सिस्टम चीजों को जनरेट करता है ना कि ड्राफ्ट करता है। स्टेटमेंट GSTR2 शैल बी अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, जो मैंने दिखाया आपको। GSTR2 शैल कंटेन क्या क्या इनवार्ड सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ITC शैल बी अलाउड, यस जिन जिन का मिलेगा वो दिखाएगा, और जिन जिन का ITC आपको नहीं दिया जाएगा वो भी बताएगा। और यहां पर बता रखे हैं रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, जो रीजंस वाला कॉलम था। तो यहां पर कहते हैं कि अगर आपके जो सप्लायर है उसने अपना GSTR1 टाइम लिमिट के अंदर अगर नहीं दिया है, तो फिर वहां पर आपको ITC में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर उसने अपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, अगर उसने अपने टैक्स का शॉर्ट पेमेंट किया है,
अगर उसने फर्जी आईटीसी लेकर टैक्स पे किया है तो उतना तक पेमेंट नहीं माना जाता है, तो आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। सप्लायर के ऊपर 86B का जो 1% कॉन्सेप्ट था ना, कि आप 1% का लो या 99% का लो, कि अगर आप उस रिक्वायरमेंट में आते हैं 86B वाली में कि अगर आपका टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख से ऊपर जा रहा है महीने का, तो फिर वहां पर आईटीसी का आपको भंडार है, भले इफ यू हैव सफिशिएंट आईटीसी, लेकिन फिर भी आप अपना 99% लायबिलिटी ही आईटीसी के थ्रू सेट ऑफ कर सकते हो, 1% यू विल हैव टू पे इट इन कैश। अगर ये उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है और वो उसे फॉलो नहीं करता है तो आपका आईटीसी रोक दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। और अदर स्पेसिफाइड रीजन सरकार बता सकती है, टाइम टू टाइम सरकार इसको आगे करके एनहांस कर सकती है। तो ये है सेक्शन 38 की रिस्ट्रिक्शंस ऑन आईटीसी बाय सेक्शन नंबर 38। अब एक काम करो, आईटीसी के चैप्टर में जाइए, जहां सेक्शन 16 आपका आ रहा था, वहां पर जब मैंने कंडीशंस बताई हैं कि आईटीसी बुक करने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उनमें एक बात यह भी लिखी हुई है कि अगर आप सेक्शन 38 में की इन दिक्कतों में फॉल कर गए, आपका सप्लायर फर्जी आदमी निकला, तो हम आपको आईटीसी अलाउ नहीं करेंगे। वो पॉइंट मैंने वहां पेंडिंग करा रखा था और बोला था कि सेक्शन 38 एक बार करा दूं, उसके बाद वो लाइन अपने आप समझ में आ जाएगी। इज इट ओके? तो ये है मालिक आपका सेक्शन नंबर 38 करके। उसके बाद अब आते हैं अपने सेक्शन नंबर 39 पर। आजा मेरे भूरा। और 39 में सारी कंबाइंड बात करी जाती है। इसमें एक छोटा सा चेंज यहां पर इन्होंने करके बताया है। क्या भला? मैं जो चेंज बता रहा हूं अपार्ट फ्रॉम जो 3 शुरू में चेंज बता देते उनके अलावा, तो यहां पर बोलते हैं भाई साहब भगवान झूठ ना बुलाए कि जो QRMP वाले लोग होते हैं, है ना, तो बताना उनका जरा रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है, बता सकते? या ड्यू डेट छोड़ो, उनको पेमेंट किस तरह से करने के ऑफर दिए जाते हैं। तो QRMP में फॉल करने वाले हैं, वो अपना पेमेंट करने के लिए उनके पास 2 चीजें होती हैं। नंबर 1, या तो आप एवरी मंथ अपनी एक्चुअल कैलकुलेशन कर लीजिए एंड टैक्स पे कर दीजिए, है ना, एक्चुअल कैलकुलेशन कर लीजिए, या फिर आप यहां पर एक फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से टैक्स पे कर दीजिए। फिक्स्ड परसेंटेज का मतलब पहला महीना है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ, तीसरा महीना क्वार्टर का। तो इनमें कैसे कर सकते हैं? 35% यहां, 35% यहां, और जो बैलेंस है वो आप यहां पर पे कर सकते हैं, ऐसे करके। यही तो करते हैं। हाँ, इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले था अभी भी ये है, बस क्लैरिटी दी है, थोड़ी सी शब्दों में क्लैरिटी नहीं थी, ये बताया गया है फॉर मोर क्लैरिटी। प्रैक्टिकली नॉट एन अमेंडमेंट, जस्ट फॉर क्लैरिटी पर्पस के लिए ऐसा इन्होंने यहां पे करके बताया है मेरे बच्चा, मेरे भूरा। ठीक है सर जी। एंड उसके बाद में फिर आगे आता है आपका सेक्शन नंबर 41। क्या है सेक्शन नंबर 41 में? आइए मैं आपसे बात करता हूं। ये रहा आपका सेक्शन नंबर 41। इसमें पहले लिखा हुआ था प्रोविजनल आईटीसी। प्रोविजनल शब्द क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि जब भी हम शुरुआती दौर में अपने पुराने सिस्टम, जो हमारा थ्योरेटिकल सिस्टम था, कि हम क्रेडिट लेते थे, तो वो प्रोविजनल बेस पर बुक किया जाएगा, फिर उसकी मैचिंग और मिसमैचिंग कराई जाएगी। आप GSTR 2 फाइल करेंगे, वो 1A के थ्रू इंफॉर्मेशन वहां पर जाएगी, लाइक दैट सेक्शन 42 43 के तहत। और जो मैच कर गया तो फाइनल आईटीसी है, और नहीं है तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ जाएगा। ठीक है। लेकिन अब सरकार ने जब ये सेक्शन, ये मैचिंग मिसमैचिंग का कंसेप्ट डिलीट कर दिया है, तो अब मैचिंग मिसमैचिंग नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई फाइनल और कोई रिवर्स आईटीसी नहीं होगा, और ना ही कोई प्रोविजनल आईटीसी जैसा कोई शब्द निकलकर आएगा। तो ये सारा का सारा कोरस्पॉन्डिंगली ये भी ढह गया सेक्शन, क्योंकि ये डिपेंड बेस्ड था आपके मैचिंग मिसमैचिंग कॉन्सेप्ट को लेकर। तो सेक्शन 41 जो पुराना था वो खत्म हो गया, और नया सेक्शन यहां पे ड्राफ्ट किया और कहा कि अब आप जो भी ले रहे हो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर, वो आपका प्रोविजनल आईटीसी नहीं, वो आपका यहां पर फाइनल आईटीसी ही रखवाया जाएगा। कोई प्रोविजनल की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बता दें आपको हम कि अगर हमने देख यहां पर दिलवा तो दिया है फाइनल, बट अगर तेरे सप्लायर ने
करस्पॉन्डिंग टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो तुझे ये ब्याज के साथ रिवर्स करना पड़ जाएगा आईटीसी। हाँ, लेटर ऑन अगर वो पे कर देता है तो तू उसे रिक्लेम भी कर सकता है। ऐसा बना दिया गया है आपका सेक्शन 41। ऑब्वियस सी बात है, यही बन सकता था, इसके अलावा और कोई शब्द हो ही नहीं सकते थे। तो मैं ये कहता हूं कि ये अमेंडमेंट अंडरस्टूड है कि जब मैचिंग मिसमैचिंग कंसेप्ट खत्म हुआ तो प्रोविजनल की बात भी नहीं होगी, जो भी होगा फाइनल होगा। और आगे थ्रेट दे दी कि देख ठीक है कर तो रहे फाइनल, बट इट इज कंडीशनल, कंडीशनली फाइनल है कि वो टैक्स भरेगा तो ही तेरा रहेगा, वरना तुझे लौटाना पड़ेगा। और फिर उसने टैक्स भर दिया। मतलब ऑब्जेक्टिव सिंपल सा गवर्नमेंट का ये है कि जितना मुझे आउटपुट टैक्स आया है उतने के बराबर का आईटीसी देने में हमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपका भाई साहब कम है और आईटीसी ज्यादा है। ये सिचुएशन कभी भी नहीं हो सकती, सीधी बात सुन लीजिए। दिस इज द थॉट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये है मालिक आपका सेक्शन नंबर 1 करके। अगला पॉइंट आता है यहां पर मालिक सेक्शन नंबर, भगवान झूठ ना बुलाए, 47 करके। इसमें क्या था? इसमें था सर जी लेट फी की बात करी हुई है। तो इसमें भी प्रैक्टिकली कोई चेंज नहीं है, इसमें करस्पॉन्डिंग इफेक्ट है। करस्पॉन्डिंग इफेक्ट निकल के आया है किस चीज का? ऑफ डिलीशन ऑफ GSTR2, या कह लीजिए ओल्ड सेक्शन 38। इसमें 47 पढ़ते समय जो लेट फी वाला सेक्शन था, इसमें GSTR2 और सेक्शन 38 जो पुराना वाला था उसका कुछ रेफरेंस था। तो जब यही खत्म हो गए हैं तो वो रेफरेंस भी यहां से खत्म कर दिया गया। तो प्रैक्टिकली नॉट एन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट वो हुई है कि GSTR2 खत्म और सेक्शन 38 पुराना वाला खत्म। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि लेट फी का जो प्रोविजन है अंडर सेक्शन 47 जो है ये आपका इसमें जोड़ दिया गया है। टीसीएस का कॉन्सेप्ट आता है ना अपना, अंडर सेक्शन 52 उसके ऊपर भी अप्लाई कराया जाएगा। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लिखा है तो मैंने आपको बता दिया है ऐसे करके। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है और इंटरमीडिएट में तो ये बेसिकली सिलेबस का ही हिस्सा नहीं होता है ना जी, वैसे करके है। तो लेकिन लॉ में लिखा हुआ है तो मैंने एक छोटी सी लाइन को यहां पर बता दिया कि इसके ऊपर भी लेट फी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करवा दिया जाएगा। उसके बाद में और क्या है? तो निपट लिया चैप्टर, अब कुछ भी नहीं है। सेक्शन आता है अपना 48 करके मेरे भूरा। इसमें आता है अपना जीएसटी प्रैक्टिशनर। इसमें भी करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आया है। क्या चीज? ये जो आपके डिलीट हुए ना यहां से आके, ये तो इन्हीं का इफेक्ट उधर भी पहुंचा है। करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑफ डिलीशन ऑफ सो एंड सो। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो जीएसटी प्रैक्टिशनर होगा वो आपके लिए GSTR2 भी फाइल कर सकता है, सेक्शन 32 कंप्लाई करके चलेगा। जब वो बचा ही नहीं है तो उसका करस्पॉन्डिंग रेफरेंस भी यहां से खत्म कर दिया गया है। ओके सर जी। एंड यहां पर आता है अपना एक रूल नंबर करके आता है मेरे भूरा 60। और जहां GSTR2B के लिए वर्ड लिखा हुआ था ना ऑटो ड्राफ्टेड, इस रूल के मुताबिक उसे कर दिया गया है ऑटो जनरेटेड यहां पर आकर कर दिया गया है। और चूंकि आपके जो सेक्शन कहां सीरीज चल रही थी हमारी 41 हो गया था ना, तो यहां डाल देता हूं सेक्शन नंबर 42 और जो आपके 43 हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स में बहुत सारे रूल्स थे इनके, जिसमें आते हैं आपके 69, 70, 71, 72, 73, 74, ये सब आपके आ जाते हैं 75, 76, 77 एटसेट्रा। जो भी इसके कनेक्टेड रूल्स थे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली ओमिट कर दिए गए हैं, क्योंकि ऊपर पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, नदियों से नाले निकलते हैं। पहाड़ ही खत्म हो गया तो उसकी करस्पॉन्डिंग नदियां भी सूख ही जाएंगी। तो सारे के सारे रूल्स भी अपने ये ओमिट यहां पर आकर मालिक हो गए हैं। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो दिखने में अमेंडमेंट ज्यादा सी लगती है, लेकिन मेजर जो चेंजेस है वो ये है कि आपका जो मैचिंग मिसमैचिंग कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल था वो खत्म कर दिया गया, और जितने भी सारे चेंजेस हैं कहीं ना कहीं उसी के इफेक्ट्स में ये आ रहा है। मैं एक बार फिर से दिखा दूं, GSTR 1A 2 एंड 3 खत्म हो गए हैं। जो प्रैक्टिकली फॉलो कर रहे थे वैसा ही रहेगा। ऑटो जनरेट वर्ड दे दिया गया है।
और वो 30 नवंबर वाली पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं हम यहाँ पर। और इसमें आकर हमने बोल दिया कि अगर आपने जीएसटीआर 1 या 3 भी फाइल कर दिया तो अगला जीएसटीआर 1 या 3 भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे और उसके साइड इफेक्ट बहुत खराब यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। सेक्शन 37 में करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ही है बेसिकली, ये करस्पॉन्डिंग इफेक्ट है जीएसटीआर जो 2 है उसे खत्म होने का, कि जब वो है ही नहीं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो जो बोलते थे कि भाई 15 के बाद ये फाइल नहीं हो पाएगा, वो रिस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। जीएसटीआर 2 जो था सेक्शन 38 में था, तो अब जीएसटीआर 2 खत्म तो पुराना सेक्शन 38 खत्म। नाउ सेक्शन 38 हैंड ओवर टू जीएसटीआर 2B। उसके लिए कर दिया गया, जो मैंने आपको दिखाया था उसने बताया कि भाई जीएसटीआर 1 फाइल होगा, 2B में आपको दिखेगा, 2B में बता रखा होगा सारी इनवर्ट सप्लाईज होंगी, किनका आईटीसी मिलेगा किनका नहीं मिलेगा, वो तमाम प्रकार की आपको बात दे रखी होगी। और जब जब आपका सप्लायर धोखेबाज होगा तब तब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, टैक्स का पेमेंट नहीं किया, शॉर्ट पेमेंट किया नहीं किया, टाइम से फाइल नहीं किया है, या एनी अदरवाइज स्पेसिफाइड रीजन, या फर्जी आईटीसी ले रखा है, या 86B को फॉलो नहीं करता है, जब जब आपका सप्लायर होगा धोखेबाज तब तब ऐसा यहां पर किया जाएगा। और इसका जो रेफरेंस है वो सेक्शन 16 जो आईटीसी को अवेल करने का सेक्शन है, वहां पर भी बता दिया कि अगर आप सेक्शन 38 में फॉल कर गए हो तो भाई साहब हम आपको आईटीसी यहां पर देने वाले नहीं हैं। क्यूआरएमपी के लिए क्लैरिटी से बताया कि जो पेमेंट होगा या तो एक्चुअल बेसिस पर हर महीने पेमेंट कर लीजिए, पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना, या फिर आप फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से भी कर सकते हो, जो पहले जैसे पढ़ा था वैसे ही शब्दों में क्लैरिटी ला दी है। मैचिंग मिसमैचिंग का कॉन्सेप्ट जो खत्म किया गया उसके चलते सेक्शन 41 भी पुराना खत्म हो गया, क्योंकि वो प्रोविजनल आईटीसी की बात करता था। तो अब बोला गया कि जो भी आपका फाइनल है, लेकिन ध्यान रखना कि वो टैक्स भर दे अपना, बस बात खत्म। उसने टैक्स नहीं भरा, हम तुम्हारी एसएससी कर देंगे, तुम्हारा आईटीसी रिवर्स करवा देंगे ब्याज के साथ में। हाँ, लेटर ऑन वो भर देता है तो फिर आपको री अवेल भी करने को मिल जाएगा। 42, 43 एंड करस्पॉन्डिंग ढेर सारे रूल्स खत्म कर दिए गए हैं। लेट फी का जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 52 इन टीसीएस के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। जीएसटी प्रैक्टिशनर में करस्पॉन्डिंग इफेक्ट है और यहां पर वर्ड कर दिया गया है ऑटो जनरेटेड। तो मुझे बताइए क्या ये कठिन चीजें हैं मालिक? लेकिन हाँ, अगर किताब से डायरेक्ट दिखाऊं तो आपको कठिनता लग सकती है, लेकिन आपको किताब से नहीं, आपको यहां से देखना है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो आइए अब मैं लिए चलता हूं आपको बुक की तरफ। जी मालिक, तो ये अपने सेक्शन 37 नाम उसका ज्यों का त्यों है। सेक्शन 38 चूंकि 2B के लिए लॉन्च कर दिया गया है तो उसको नाम दिया है कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब इनवर्ट सप्लाई कौन कौन सी और आईटीसी का सीन क्या रहेगा, 2B को समर्पित कर दिया गया है। नाम में 41 का जो नाम है वो चेंज हो गया है। इसमें पहले प्रोविजनल आईटीसी था, अभी नाम दिया गया है अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, जो कि अपने आप में प्रोविजनल नहीं, वो अपने आप में यहां पर फाइनल रखवाया जाएगा। 42, 43 ओमिट कर दिए गए जो कि मैचिंग मिसमैचिंग के थे, बाकी सेक्शंस में छोटे मोटे चेंजेस। एंड इधर से जो फॉर्म्स की हम बात करते हैं तो जीएसटीआर 2 खत्म हो गया है और 2 के साथ साथ जीएसटीआर जो 3 है अपना वो भी खत्म कर दिया गया है। 3 भी आपका रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम सीएमपी, हाँ सीएमपी। और ऐसे करके हमारी बात हुई मालिक। एंड उसके बाद में फिर ये जीएसटी पोर्टल वाला जो सीन जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि अब यही रहेगा, यहाँ पर 2B आ जाएगा और यहाँ से आप अपना 3B फाइल कर पाएंगे वैसे करके। उसके बाद में मैंने ना इस बार आपके लिए और अच्छे से प्रेजेंट किया है रिटर्न फाइलिंग के लिए, इसलिए मैंने इस पूरा पेज दिया है, आपको अच्छा लगेगा। हालांकि इसमें कोई अमेंडमेंट वैसे करके नहीं है, लेकिन यू विल फील मच बेटर। रिटर्न चैप्टर एक चार्ट से आप पढ़ सकते हो मैंने कैसे कैसे किया है। इसमें अमेंडमेंट नहीं है, बस आपकी सुविधा के लिए मैंने दिया है कि पर्सन रजिस्टर्ड एज टैक्स पेयर के रूप में रजिस्टर्ड है, रिफंड क्लेमर के रूप में रजिस्टर्ड है या अदरवाइज है। अगर वो टैक्स पेयर है तो परमानेंसी का कैरेक्टर रखता है कि टेम्परेरी, परमानेंसी का रखता है तो रेगुलर स्कीम में है कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर है, और रेगुलर में रखता है तो नॉर्मल में है या क्यूआरएमपी में है। कंपोजिशन वाला यहां आ गया, टेम्परेरी है तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है कि एनआरटीपी है ना। और ऐसे ही अपनी आगे की हमने बात यहां पर मालिक करी हुई है, तो आप इसे देख सकते हैं टेबल को, सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जी साहब, ये इसमें कोई चेंज नहीं, ये आपका सेक्शन 37 यहाँ पर आ जाता है और आप इसमें देख सकते हैं ये आगे 30 नवंबर वाली बात यहाँ पर लिखी हुई जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं ये वाला कि अगर आपने जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं किया है तो फिर अगला जीएसटीआर 1 आप सबमिट नहीं कर पाओगे। ये आ गया जी। यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर 38 जो कि रीड्राफ्ट कर दिया गया है। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय सो एंड सो, वो मेड अवेलेबल कराई जाएंगी आपको ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट के अंदर, जिसका नाम है GSTR 2B करके है। ठीक मालिक, और इसमें क्या क्या होगा, किस किस का आईटीसी मिलेगा और किस किस का आईटीसी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो रीजंस क्या होंगे, सप्लायर ने अपना रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करी है,
पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है, शॉर्ट पेमेंट करके चलता है, फर्जी आईटीसी बुक करके चलता है, कंडीशंस को फॉलो नहीं करके चलता है, ऐसे वाले केसेस के अंदर अगर वो धोखेबाज आदमी है तो हम उसका आपका आईटीसी जो है उसे रिस्ट्रिक्ट यहां पर आकर कर देंगे। सेक्शन 39 के अंदर इन बातों को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ यहां पर लिखा गया है। कहां लिखा सर जी? रुकिए जरा, बताए रहे हैं, रुक तो जाओ जी साहब। कंपोजिट हो गया और रेगुलर हो गया। ये रहा। यहाँ पर आकर ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है अपना कि जो इस क्यूआरएमपी के अंदर आते हैं, तो इनमें पहले क्लैरिटी नहीं थी शब्दों में, अभी क्लैरिटी है। शेल पे टू द गवर्नमेंट द टैक्स ड्यू टेकिंग इनटू अकाउंट इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। आईटी सेविल टैक्स पेबल जो बनता है एक्चुअल बेसिस पे आप कीजिए, या फिर आप जो मंथली पेमेंट के हिसाब से भी जो फिक्स परसेंटेज थी 35 और जो बैलेंस करके था उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। और यहां पर बोल रहे हैं कि इफ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट अलाउ टू फर्निश अ रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड इफ द रिटर्न फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड, कह रहा 3B आपको फाइल नहीं करने देंगे यदि आपका प्रीवियस पीरियड का 3B या आपका GSTR1 पेंडिंग है। पहले आपने GSTR1 या 3B फाइल नहीं किया तो अब आपको 3B फाइल नहीं करने दिया जाएगा। ये मैंने आपको शुरू में ही कॉम्बिनेशन करा के बता दिया था। उसके बाद सेक्शन 40 के अंदर कोई चेंज नहीं है। 41 के अंदर ये पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है कि पहले प्रोविजनल आईटीसी था, अब उसको फाइनलाइज किया गया है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स सेल्फ असेस बेस पे करके चलेगा। प्रोविजनल वर्ड यहां से हट गया बिकॉज मैचिंग मिसमैचिंग की बात खत्म हो गई है। अगर आपने इसे धोखे से, मतलब आपके सप्लायर ने अगर टैक्स जमा नहीं कराया है ना, तो वैसे वाले केस के अंदर आपको इंटरेस्ट के साथ ही रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो लेटर ऑन टैक्स का पेमेंट करा देता है तो फिर आप इसको री अवेल भी यहां पर आकर कर सकते हो, वैसे करके मालिक। उसके बाद सेक्शन 44 हो गया। 44 के बाद में फिर यहाँ से आगे बढ़ते गए फिर आपका आया ये सेक्शन नंबर जो 47 करके है। तो यहाँ पर जो भी GSTR2 का या सेक्शन 38 का जो रेफरेंस था वो रेफरेंस को यहाँ से खत्म कर दिया गया है। तो प्रैक्टिकली कोई अमेंडमेंट नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग इंपैक्ट होते हैं। और ये सेक्शन 52 यहाँ पर शब्द बढ़ा दिया गया TCS के नाम से। उसके बाद में बात कर रहे हैं मालिक यहाँ पर आकर आपसे आगे बढ़ते हुए GST प्रैक्टिशनर, वही चीज़ जो यहाँ पर थी कि जो GSTR2 का रेफरेंस और सेक्शन 38 का रेफरेंस था वो आपका यहाँ से भी खत्म कर दिया गया है। और ये है आपका रूल नंबर 60 जिसमें ड्राफ्टेड वर्ड को जनरेट कर दिया गया। 3 बार मैंने आपको अमेंडमेंट करा दी, 3 बार। एक बार लिख लिख के समझा दिया, एक बार रिकैप करा दिया, एक बार किताब से दिखा दिया। अगर अब भी तुम्हें याद ना हो तो बताइए मैं क्या कर सकता हूं मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहां पर आकर रिटर्न का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और राधा रानी कृपा आपके ऊपर यूं ही सदैव बनी रहे। जी साहब।